यस। तो कल हमने जो टॉपिक कवर किया था वो ये कवर किया था कि डायरेक्शन टीम में क्या ऑर्डर होता है। और उसमें ये मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है कि मैंने जितने भी सेटअप्स किए, जैसे मैंने सात खून माफ में काम किया या नो स्मोकिंग में काम किया या जो भी सेटअप्स में मैंने काम किया, मैंने ये देखा कि उसमें जो एक ऑर्डर बना होता है उस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना होता, क्योंकि अगर उस ऑर्डर को ब्रेक करते हैं तो कुछ भी अगर गुफ अप होगा तो वो आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए उस ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हुए उसी लिमिट्स में ही हमें काम करना होता है, जैसा कि हमने कल करा था डायरेक्शन टीम को लेकर। तो सबसे ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर और चीफ एडी। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर बना था वो था हमारे पास एडीज का जो ग्रुप होता है, और उसके बाद लास्ट में हमारे जो इंटर्न्स होते हैं, इंटर्न्स, रनर्स या जो वानाबी एडीज होते हैं। अब सेम ऑर्डर जो है वो हमें प्रोडक्शन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब प्रोडक्शन वालों से डील करते हैं, एक्चुअली में डायरेक्शन और प्रोडक्शन का दोनों दोनों वर्टिकल पैरेलल चलते हैं। तो हमें कई बार ये नहीं मालूम होता कि प्रोडक्शन टीम में कौन कौन होता है और वो क्या क्या कैपेसिटी पे काम करता है, और हमें किससे बात करनी चाहिए और क्या बात करनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं एक ऑर्डर आपको शेयर करने जा रहा हूँ जो प्रोडक्शन में होता है, प्रोडक्शन लाइन जो होती है, प्रोडक्शन ऑर्डर होता है जो। तो उसमें जो क्लास वन होती है, उसमें हमारे एक तो प्रोड्यूसर आता है, जो हमारा क्लास वन में बिल्कुल टॉप ऑर्डर में आ गया प्रोड्यूसर। उसके बाद उसके नीचे आते हैं को प्रोड्यूसर्स। अब ये को प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये हम वन बाय वन अभी डिस्कस कर लेंगे। और जो को प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ एसोसिएट प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो एक तो प्रोड्यूसर हो गया, फिर को प्रोड्यूसर हो गया, फिर सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद हमारे पास एक लाइन प्रोड्यूसर भी होता है। हाँ, एक लाइन प्रोड्यूसर होता है हमारे पास। ये पूरे जो हैं, ये सब जो हैं, ये हमारे क्लास वन ऑफिसर्स हैं सारे। मतलब ये बिल्कुल हाई ग्रेड वाले प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर हो गए, को प्रोड्यूसर हो गए, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हो गए, एसोसिएट प्रोड्यूसर भी एक क्लास वन कैटेगरी में आता है। तो ये ग्रुप जो है ये बहुत ही टॉप ग्रुप होता है ये। और अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि ये ऊपर वाले लेवल के लोग हैं ये। तो एक तो हमारा ये कैटेगरी है। फिर हमारा क्लास टू ऑफिसर्स जो हमारे नीचे वाले जो आते हैं, उसमें जो सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वो होती है ईपी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हमारा जो होता है वो नीचे के लोगों के लिए लीडर होता है वो। तो जिसमें हमारे पास आता है जैसे प्रोडक्शन कंट्रोलर आ गया, प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, प्रोडक्शन असिस्टेंट आ गया। ये सब ईपी के नीचे आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो होता है वो एक तरह का क्लास टू ऑफिसर होता है, लेकिन टॉप पोजीशन पे होता है। तो उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, उसके पास बहुत सारे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। लाइक इन अ वे, अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और आप किसी ईपी से बात कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आप जो है प्रोडक्शन के किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से बात कर रहे हो। उसके साथ कुछ भी आलतू फालतू बात नहीं करने का, उसके साथ बिल्कुल कट टू कट रहने का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुंह से कुछ ऐसी चीज निकल जाती है जो ईपी को लगता है यार ये कैसा बंदा है इनकी टीम में। तो ये ईपी के नीचे फिर उसकी हेल्प करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स जो उसका उल्टा होता है, ईपी का उल्टा हो गया प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोलर होता है, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद नीचे अगर हम जाते हैं, प्रोडक्शन में बिल्कुल नीचे चले जाएं, बिल्कुल नीचे टॉप बॉटम में आ जाए, अगर हम बिल्कुल नीचे बॉटम में क्लास थ्री में, तो स्पॉट बॉयज होते हैं। तो हेड स्पॉट बॉय भी होता है उसमें, प्रोडक्शन रनर होता है उसके अंदर। जैसे हमारे डायरेक्शन टीम में रनर होते हैं, वैसे ही प्रोडक्शन में भी जो लोग प्रोड्यूसर्स बनना चाहते हैं कल को, या प्रोडक्शन कंपनी ओपन करना चाहते हैं, वो भी अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एज अ रनर। तो वो प्रोडक्शन रनर होते हैं, और उनका मेन काम होता है कि डायरेक्शन टीम ने जो बोल दिया है उसकी रिक्वायरमेंट को मार्केट में जाके ढूंढ के लेकर आने का। तो ये भाग उनका जाओ लेके आओ। हाँ हाँ, रन जैसे रन हाँ, रन मतलब कि रनिंग। वो बेचारे जो है मतलब मार्केट में ही घूमते रहते हैं, सामान इकट्ठा करते रहते हैं। अगर आपको धूप अगरबत्ती चाहिए तो वो धूप अगरबत्ती कहाँ से सस्ती मिल सकती है, ये भी दिमाग लगाना होता है उनको एडिशनली। और अगर आपको कभी फॉग का इफेक्ट चाहिए तो फॉग का इफेक्ट के लिए, स्मोक के इफेक्ट के लिए हमें
लोबान चाहिए होता है, अगर आपने सुना हो लोबान एक होता है जो बहुत सिनेमेटोग्राफी के धुआं लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ। उसको एक लोग एक दिन पीसते हैं, फिर अगले दिन उसको छानते हैं वो लोग, फिर उनको पता लगता है इसमें से धुआं राइट, वो लोबान इफेक्ट अभी भी आज भी हम हमारे यहाँ एक बड़ी तसला बड़ी है जो सिनेमेटोग्राफी का एक दिन जो है उस तसले के अंदर वो एक ही दिन निकलता है तसला, और उसमें वो हाँ रखी है हमने वो वायर वुयर लोहे की, जिससे क्या वो गर्म होता है, तो और कोयला हो या लकड़ी का ला लू के जो है वो एक दिन एक्टिविटी रहती है वो। हाँ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग विजुअली बहुत अच्छा इफेक्ट, उसमें फॉग का इफेक्ट आता है, स्मोक का इफेक्ट आता है, घोस्ट इफेक्ट, हॉरर इफेक्ट्स क्रिएट करना हो, मिस्ट्री कुछ के। मैं जब मुझे आज भी याद है, ओमकारा फिल्म के अंदर एक गाना है धम 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 धड़ैया रे, तो उसमें अजय देवगन जो है वो एक खाई से ऊपर निकलते हैं, लाइक एक खाई होती है, उस खाई में से ऊपर वॉक करके आते हैं वो, तो बड़ा ही स्लो मोशन में 60 FPS पे शूट करके उसको, बड़ा स्टाइलाइज्ड शॉट है वो, उसके पीछे स्मोक है बहुत सारा, तो उसके पीछे तसद्दुक हुसैन उसके DOP थे, तो बहुत पीछे बहुत सारा स्मोक है उसके अंदर। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये, मैं जब देखा अंदर खाई में तो बहुत सारा ऐसे तसले पड़े हुए थे और उसमें से वो स्मोक निकल रहा था, और आज भी वही तसले यूज होते हैं। और मतलब एक आजकल हमारा VFX बहुत स्ट्रांग हो गया है, विजुअल इफेक्ट्स हमारे बहुत स्ट्रांग है, इवन दो जो कम बजट की फिल्में होती है, मॉडरेट बजट की फिल्में होती है, 4 से 5 करोड़ की जो फिल्में होती है, वो आज भी वो तसले, वही लोबान और वही धूप यूज करते हैं ड्रामेटाइज करने के लिए विजुअली। तो ये मुझे लगता, और मुझे मेरे एक बहुत सीनियर हैं जिनका नाम इंद्रजीत चड्ढा है। इंद्रजीत चड्ढा जो है ये अभी रोहित शेट्टी की जो फिल्म आई थी सूर्यवंशी, सो उसके अंदर एसोसिएट प्रोड्यूसर थे, तो उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी, उनके साथ एक्चुअली में 2-3 फिल्में की हैं मैंने, लेकिन एक फिल्म मैंने एज ए राइटर की थी, तो जिसमें उन्होंने मुझे ये रिवील किया था कि ये तसला, ये लोबान जो है ये आज से नहीं, ये मतलब जो है बिमल रॉय के जमाने से चल रहा है, राज कपूर के जमाने से चल रहा है। तो एक बार मैंने उनसे, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपसे मैं एक बीच में याद आ गया मेरे को, मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा सर, जैसे आजकल हम असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं या जो राइटर्स होते हैं वो हम लोग जो काम करते हैं, तो आप तो राज कपूर के जमाने से हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस जमाने में असिस्टेंट डायरेक्टर्स क्या काम करते थे। तो सरप्राइजिंगली मुझे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे एक डायरेक्टर का नाम लिया, रजत रवेल, अर्जुन के डायरेक्टर थे वो। अर्जुन एक फिल्म आई थी सनी देओल की। राहुल रवेल, राहुल रवेल, राहुल रवेल सर, का राहुल फादर रवेल। जो है HS रवेल अपने जमाने का बहुत बड़ा डायरेक्टर था। जी जी। तो एक दिन मुझे इंदर जी ने बोला कि इंदर जी खुद असिस्टेंट डायरेक्टर थे राज कपूर साहब के, बाद में प्रोडक्शन में आए वो। अभी तो उसने एक उन्होंने, राज कपूर के ऊपर फिल्म वो बुक भी लिखा है जो हाँ वही, डिक्टेट करवाया है, उसने लिखा किसी और ने, बट उसने डिक्टेट हाँ करवाया। जी, पहले वो बुक मैं एक्चुअली में उनके साथ एसोसिएट होके करना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ हमारा कॉमर्स टर्म्स में काम नहीं बन पाया, तो इसलिए हम कर नहीं पाए। लेकिन उन्होंने मुझे बताया, जो राहुल रवेल थे, राहुल रवेल जी ने मुझे बताया कि वो जो थे जो राज कपूर साहब थे, उस उनके कहने पर जो ट्रॉली होती है, जो ट्रॉली शॉट्स होते हैं, उनको धक्का लगाते थे वो। मतलब उन, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता था उसको इमोशन पता होता था कि एक ट्रॉली कितनी स्लोली जानी चाहिए और कितना उसको स्पीड से पुल बैक करना है, तो उसका डायरेक्टर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होता था, जो क्योंकि आजकल तो क्या होता है, आजकल तो मोटराइज्ड होता है, लेकिन आजकल तब क्या, फिजिकली भी वो चलता है, आज का, हाँ वो भी है, फिजिकली है वो, बट हाँ हाँ बहुत सारे काम मोटराइज होते हैं। हाँ। तो वो बताए मुझको कि राहुल जी की भी कि जो है मतलब ऐसे, मतलब मुझे वो ऐसे देखते थे राज कपूर साहब ऐसे करके, और ऊपर हाथ रखते थे, और जैसे जैसे वो हाथ नीचे रखते थे वैसे वैसे मैं, जो मजदूर होते थे उनको मैं पुश करता था और वो ट्रॉली आगे जाती थी। तो मैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर था जो राज कपूर साहब की ट्रॉली पुल और पुश करता था। ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उस जमाने में कि ट्रॉली पुल और ट्रॉली पुश करने वाला असिस्टेंट डायरेक्टर है ये। तो यहाँ से उन्होंने मतलब रिवोल्यूशन किया कि ये काम भी हम लोग करते थे उस वक्त, ताकि हमारा जो शॉट का जो हमारा इमोशन है, जो इमोटिव जो उसका इमोटिव एक्सपीरियंस है, वो निकल कर कैसे आएगा, किस स्पीड पे निकल के आएगा। फिर देन उसके बाद तो बहुत सारे काम किए उन्होंने। तो मैं इधर आ जाता हूँ वापस से, तो मैं इंदर जी से मैंने पूछा था इस बारे में। तो जब हम प्रोडक्शन लाइन में आते हैं, तो प्रोडक्शन लाइन में मैंने जैसे कि बताया, क्लास 1
क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1 पे सबसे पहले हम आते हैं, प्रोड्यूसर है, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर है, को-प्रोड्यूसर है। लोग को-प्रोड्यूसर कैसे बन जाते हैं? लोग सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर कैसे बन जाते हैं? कैसे होता है ये सब करते हुए? फिर उसके बाद क्लास 2 में जैसे मैंने बताया ईपी होता है और उसके नीचे फिर प्रोडक्शन रनर होते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ प्रोड्यूसर से, क्योंकि एज़ असिस्टेंट डायरेक्टर आपको आइडिया रहना चाहिए कि प्रोड्यूसर की क्या पावर्स और क्या कैपेसिटीज़ हैं और वो किस तरह के स्ट्रेस से वो भी निकल रहा है और आपको वो चीज़ें उससे शेयर नहीं करनी होती। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एडिटिंग रूम में आप बैठे हुए हैं और साथ में प्रोड्यूसर बैठा हुआ है और स्क्रीनिंग हो रही है और आप बैठे हुए हैं, तो आपके मुँह से कुछ ऐसा नहीं निकल जाए जो पता चले प्रोड्यूसर ने नोट कर लिया, क्योंकि प्रोड्यूसर हर चीज़ को नोट करेगा, पूरी डायरेक्शन टीम को नोटिस करता है वो, कि ये सब लोग कैसे हैं, इसमें ये लड़का कैसा है, इसमें ये लड़की कैसी है, ये क्या बात करता है, ये किस तरह की बातें करते हैं और इवेंचुअली वो चीज़ बाद में लिंक अप होती है। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं जनरली वो लोग होते हैं, एक प्रोड्यूसर वो होता है जो फंड लेके आता है, जो फाइनेंस जनरेट करता है। मान लीजिए आपकी फ़िल्म का फंड है 5 करोड़, तो 5 करोड़ जनरेट करता है और अपनी प्रोडक्शन कंपनी में एज़ अ डायरेक्टर आपको साइन करता है। एज़ अ डायरेक्टर आपको साइन करेगा और वो बताएगा नहीं, हो सकता है कि वो अपना फंड लगा रहा हो या ये भी हो सकता है वो फंड कहीं पीछे से किसी से लेकर आ रहा हो, जिससे लेकर आ रहा होगा उसको हम बोलते हैं फ़िल्म फाइनेंसर, वो प्रोड्यूसर नहीं होते। फ़िल्म फाइनेंसर का बस यही काम होता है कि कोई प्रोड्यूसर आए, हमसे पैसे ले जाए और फ़िल्म बना ले और जो पैसे हमने उसको दिए हैं, उसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट दे दे, दैट्स इट। मुझे मेरा नाम भी नहीं चाहिए। तो फ़िल्म फाइनेंसर हमेशा छुपे हुए रहते हैं, वो कभी भी अपना नाम आगे नहीं आने देते, वो हमेशा प्रोड्यूसर्स को पैसे देते हैं। उसका एक रीज़न है, फ़िल्म फाइनेंसर जो होते हैं वो फ़िल्म के बिज़नेस में उतने ज़्यादा लाइक मेकिंग करना, डायरेक्टर को अप्रोच करना, एक्टर को लेके आना, वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। उनके ऑलरेडी कुछ काम चल रहे होते हैं और अपना कुछ फंड निकाल कर वो लोग ये सोचते हैं कि चलो यार कुछ हमारा 10 सीआर या 20 सीआर एक अलग से निकाल के हम इसी में कुछ ना कुछ फ़िल्म बनाते रहें और इसी में कुछ हम रोलिंग करते रहें। तो फ़िल्म फाइनेंसर जो होते हैं वो फ़िल्म प्रोड्यूसर को पैसा देते हैं और फ़िल्म प्रोड्यूसर जो होते हैं तो वो जो है फिर डायरेक्टर को साइन करते हैं और उस फंड से फ़िल्म बनाने के लिए आगे आते हैं। तो ये हो गया मेन प्रोड्यूसर का काम कि वो आदमी आपके लिए फंड्स इकट्ठे करता है, वो आपके लिए फंड्स लेकर आता है। वो फंड्स उसके खुद के भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उसने अपना खुद का कोई फ्लैट बेच दिया हो सकता है वो बताएगा नहीं कभी भी आपको लेकिन वो फंड्स लेके आता है। तो ये प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा काम होता है। तो जब भी कोई फ़िल्म आप देखेंगे तो उसके स्टार्टिंग में ही प्रोड्यूसर का नाम आता है। उसमें 2 लोगों के नाम आते हैं, एक तो आता है प्रेज़ेंट्स अगर प्रेज़ेंट्स है तो ये हो गया बायर जिसने फ़िल्म को परचेज़ किया है और उसके बाद जो नाम आता है, वो जनरली प्रोड्यूसर का आता है। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं उनकी कंपनी का नाम आएगा, उनके बैनर का नाम आएगा और पर कभी-कभी जैसे किसी टाइम में मुझे अच्छी तरह याद है भारत भाई शाह हुँ, प्रेजेंट्स। तो भारत भाई हाँ। शाह वाज़ नेवर ए डिस्ट्रीब्यूटर और ए बायर. ही वाज़ हुँ, हुँ। बेसिकली ए फाइनेंसर. So how come his name came as a presents? वो उसमें भरत भाई एक्चुअली में ये काफ़ी पुरानी बात होगी आई थिंक या क्योंकि हाँ, वो चंद्रलीला कॉर भंसाली के ज़माने की बात है. हाँ, थोड़ा कॉर्पोरेट से पहले की बात है। अभी जो मैंने देखा है जैसे सोनी पिक्चर्स का नाम आ जाएगा या अमेज़न प्राइम इवन प्राइम वीडियोज़ का भी नाम 20th आता है। century Fox Fox हाँ, Star Studio presents. तो वो आ जाता है या शिमारू आता है तो टी सीरीज़ भी इवन प्रेज़ेंट करते हैं। तो उस ज़माने में मुझे लगता है कि शायद कुछ उसमें रहता होगा कि उस उन दिनों Financer would have been the presenter probably. हाँ, हाँ, The major वो एक finance जिसका है हाँ, उसको हाँ, थोड़ा नाम भी चाहिए क्योंकि वो some people are into the diamond business, nobody knows them. हाँ, Maybe just for the namesake. हाँ, एक ये होता है, एक रीज़न ये भी रहा होगा, जो मुझे लग रहा है कि वो भी एक रीज़न हो सकता है, कि पूरे इंडिया में बड़ी सारी टेरिटरीज़ होती थी, आज भी हैं, वो एक टेरिटरी भरत भाई शाह के नाम पे थी। जैसे मान लीजिए अहमदाबाद या गुजरात उठा लिया, ठीक बात. अब गुजरात उठा लिया, अब प्रोड्यूसर भी हैं और गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता होगा कि चलो फॉर ड्यू रिस्पेक्ट कि चलो भी भरत शाह का नाम आ गया। पर आजकल थोड़ा हमारा चेंज हो गया है. अब चेंज हो गया है, तो वो है। तो प्रोड्यूसर की ये कैपेसिटीज़ हैं, उसके बाद प्रोड्यूसर जो है किसी भी डायरेक्टर को अपने साथ लेकर Co-producer जाता है। comes the co-producer. हाँ, नहीं देखो अभी प्रोड्यूसर का एक और काम जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी फ़िल्म बनने से पहले ही बिक जाए, बनने से पहले ही लोग उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएँ।
बनने से पहले ही जो बायर्स हैं, बायर्स मतलब जैसे स्टूडियोज, जैसे जियो स्टूडियोज हो गया या फॉक्स हो गया या जो भी नाम अभी हमने डिस्कस किए, वो उसको परचेज कर ले, तो प्रोड्यूसर्स उनके एग्जीक्यूटिव्स को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, तो वो डायरेक्टर को जनरली अपने साथ लेकर जाते हैं, कभी ब्रीफ करा दिया, नरेशन करा दिया, सेटअप समझा दिया। तो फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, बट स्टिल प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी फिल्म कहीं क्लिक हो जाए, कोई सैटेलाइट राइट उसकी पहले से बात हो जाए, या उसकी ओटीटी के राइट्स की बात हो जाए, या डिजिटल जो दूसरे राइट्स हैं उसकी बात हो जाए, ताकि बिजनेस स्टार्ट हो जाए, लोगों को इंटरेस्ट आने लगे, कंपनीज को इंटरेस्ट आने लगे कि हाँ ये फिल्म बन रही है, ये इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं जनरली फंड्स लेकर आते हैं, और प्रोड्यूसर ही जो होते हैं उन्हीं की कंपनी जो होती है वो पूरी फिल्म को एग्जीक्यूट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास अपनी टीम होती है, उनके पास अपने लाइन प्रोड्यूसर होते हैं, उनके पास अपने एसोसिएट प्रोड्यूसर होते हैं, ईपी होते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर होते हैं। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा पैनोरमा स्टूडियोज। तो पैनोरमा स्टूडियोज कुमार मंगत पाठक जो बहुत ही बड़े इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर माने जाते हैं, उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी, जो पहली सक्सेसफुल फिल्म बनाई थी वो थी ओमकारा। वहां से वो स्टैंड आउट हुए, और विद ड्यू विद द बैकअप ऑफ इरोस, जो एक और स्टूडियो है इरोस, तो इरोस के साथ उन्होंने मिलकर फिर और भी कई सारी फिल्म्स बनाते चले गए वो, और आज भी वो काफी सक्सेसफुली फिल्म्स बना रहे हैं। उनकी एक फिल्म अभी आने वाली है, अजय देवगन की जो फिल्म है आई थिंक रुद्र, जो प्राइम वीडियो पे है, उनके वो को प्रोड्यूसर भी हैं वो साथ में। तो ये जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जनरली चाहते हैं कि इनकी फिल्म पहले ही बिक जाए, पहले ही स्टूडियोज में इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ यार ये फिल्म बन रही है, ये डायरेक्टर है, ये एक्टर है, ये स्टोरी है और ये प्रोड्यूसर है, तो यार चलो फिल्म हम परचेज कर लेंगे, जब कुछ बननी शुरू होगी या बनेगी। फिर हम आते हैं को प्रोड्यूसर पे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है को प्रोड्यूसर में। जैसे मान लीजिए कि आप एक डायरेक्टर हैं और आप एक प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं, और एक प्रोड्यूसर है जो डायरेक्टर ढूंढ रहा है या एक सेटअप ढूंढ रहा है। तो को प्रोड्यूसर को ये पता है कि यार एक ना सेटअप है जिसमें डायरेक्टर है, राइटर है, एक्टर नहीं है उसके अंदर, और ऐसे एक उस तरफ एक प्रोड्यूसर है जो कि कोई डायरेक्टर और एक्टर का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा है। तो ये बीच वाला बंदा क्या करेगा, ये डायरेक्टर के पास जाएगा और उसको ये बोलेगा कि देख यार तू एक्टर ढूंढ रहा है ना, एक्टर मैं ले आता हूँ, मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान है, मैं विकी कौशल को जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी, मैं उसके साथ उठता बैठता हूँ। या किसी एक एक्टर का नाम ले लेगा आपके एक्स वाई जेड, कहेगा यार बस मेरे को ना एक छोटा सा फेवर चाहिए। तो बोले क्या फेवर चाहिए, कहता है यार मैं ना, देख अगर मेरा काम पक्का हो गया और मैंने तेरे को डेट दिला दी, डेट्स तेरे को मैंने दिला दी, तो यार मैं ना को प्रोड्यूसर रहूंगा फिल्म का। तो तो अब वो डायरेक्टर को ऐसे सेट कर रहा है, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहा है, लेकिन अपनी जो क्रेडिबिलिटी है या अपना जो उसका जो उसके टर्म्स बने हुए हैं किसी एक्टर के साथ, तो वो उसको चाहता है कि मैं भी एज ए प्रोड्यूसर लॉन्च हो जाऊं। लेकिन प्रोड्यूसर बन नहीं सकता क्योंकि फंड तो है नहीं, लेकिन मैं अगर को प्रोड्यूसर भी बन गया तो शायद मैं आने वाले सेटअप में 2-3 सेटअप में मैं प्रोड्यूसर बन जाऊं। तो मुझे को प्रोड्यूसर बनना है, और अभी तक लोग मेरे को ईपी मानते हैं कि तू तो ईपी है, तू तो ईपी है। तो वो ऐसा एक ट्रिक लगाता है कि कुछ होकर, अब एक्टर की भी प्रॉब्लम है क्योंकि एक्टर्स की डेट्स अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी बड़े एक्टर के पास जाएं या इवन मॉडरेट एक्टर के पास भी जाएं, लोग बोलते हैं कि ये रणदीप हुड्डा को ले लो। वो इतना आसान नहीं है, रणदीप हुड्डा के पास भी आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि उसकी भी डेट अवेलेबल नहीं है, वो भी बिजी चल रहे हैं, और उनकी एजेंसी बीच में आ जाएगी, फिर एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करना, वो उसमें और कॉम्प्लिकेशन। तो आपको मान लेते हैं कि उस बंदे ने बोला, एक्स वाई जेड ने, कि डायरेक्टर के पास आया, उसने बोला कि मैं रणदीप हुड्डा ले आता हूँ और एक लड़की ले आता हूँ साथ में, मतलब एक्ट आर्टिस्ट मैं ले आता हूँ है, और जो है मतलब मैं, ये मेरा वो है कि मैं तेरे को एक प्रोड्यूसर ला के देता हूँ। फिर वो प्रोड्यूसर के पास जाएगा, कहेगा ऐसा है सर जी, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, ये कहानी है, ये डायरेक्टर है, बड़ा अच्छा डायरेक्टर है, बड़ी अच्छी कहानी है, और ये एक्टर्स भी हैं, तो अगर आपको लगता है तो मैं सेटअप आपसे मिलवा देता हूँ, लेकिन सर ऐसा है कि मुझे क्रेडिट चाहिए को प्रोड्यूसर का, चाहे देना कुछ भी मत मेरे को, लेकिन मुझे को प्रोड्यूसर बना दो। तो इस तरह का जो ब्रिज करना होता है, दो लोगों को मिलाना जुलाना, और एक सेटअप। और मैंने ये ऐसा भी देखा है कि ये लोग जो होते हैं, जो बीच में इस तरह की ब्रिज करते हैं, इनके अंदर भी एक सेंस होती है, इनको पता होता है कि इस आदमी को इससे मिलवाना है, इस आदमी को इससे मिलवाना है। तो वो एक आइडिया होता है उनको कि ये कहानी तो ये प्रोड्यूसर लेगा, और ये वाला प्रोड्यूसर इस तरह के डायरेक्टर को पसंद करेगा,
या इस वाले एक्टर को लेना पसंद करेगा। तो ऐसा करके वो एक सेटअप क्रिएट करते हैं और उसमें फिर उनको एज अ को प्रोड्यूसर, और ये एग्रीमेंट पहले बन जाते हैं, आप कभी भी डिच नहीं कर सकते किसी से, वो पहले से एग्रीमेंट बन जाते हैं एफिडेविट्स के ऊपर कि भाई ऐसा ऐसा रहेगा कि जब भी ये फिल्म कंप्लीट होगी तो उसमें मेरा नाम एज अ को प्रोड्यूसर आएगा। ये पूरे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, इसमें सिग्नेचर लगते हैं सबके, ताकि और कल अब को इम्प्रेशन लगते हैं, जिससे क्या है, मुकर ना जाओगे रात को सोते सोते साइन करवा लिया था बियर पी के। हाँ, इम्प्रेशन लगते हैं, और नोटरी का हाँ, नंबर होता है, नोटरी गवर्नमेंट जी, ऑफ इंडिया का प्रूफ होता है कि प्रूफ ये होता है वो। डॉक्यूमेंट हमारे सामने साइन हुआ, रात को बियर हाँ, पी के नहीं लिखवाया गया था। और हाँ, हाँ, फोटो हाँ, लगता है, थंब इम्प्रेशन लगते हैं, रजिस्टर होता है, उसमें नोटरी नंबर मिलता है हर पेपर पे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है बहुत ना, घपले वो चलते हैं वरना। भाई कई कल को एक आदमी बोलेगा तूने किया क्या बे, तूने ना तो पैसे लगाए, ना तूने लिखवाया, ना तूने एक्टर को साइन किया, तूने सिर्फ दो बंदों को मिलाया और तू को ये तो प्रोड्यूसर बन खेल रहा है, है। ये क्या कर रहा है तू। तो ऐसे में जो ये लोग होते हैं, तो एक ये है कि इस तरह से लोग को प्रोड्यूसर बन जाते हैं। एक दूसरी तरह के तरीके से भी बनते हैं। एक आदमी के पास सिर्फ 50 लाख रुपए और बनाना चाहता है फिल्म 5 करोड़ की, अब क्या करेगा वो। तो वो क्या करता है, वो एक सेटअप बनाता है, वो एक डायरेक्टर को बोलता है ये लो 11 लाख रुपए, आप साइन हो गए। एक राइटर को लगा ले भाई 5 लाख रुपए, तू साइन हो गया। एक एक्टर को देगा 21 लाख रुपए, भाई तू साइन हो गया। एक्टर भी आ गया, डायरेक्टर भी आ गया, राइटर भी आ गया, स्क्रिप्ट भी आ गई, मेन टेक्नीशियन भी आ गया और एक्टर भी आ गया। अब ये बन गया सेटअप। और 9-10 लाख रुपए का उसने अपने एक ऑफिस डाल रखा है। तो 50 लाख की पूंजी में, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में उसने अपना एक बना लिया कि ये मैंने इनको साइन करके रखा हुआ है, 30 डेटें मैंने इसके लिए रखी हैं, 30 डेटें इसके लिए रखी है, और ये मेरे पास कहानी है। अब वो जाएगा मेन प्रोड्यूसर के पास, कहेगा सर जी ऐसा है, ये पूरा मैंने बना दिया है, अब बस आपको इसमें एग्जीक्यूट करना है और ये सब चीजें करनी है। सीड मनी मैंने लगा दी, इसको हम अपनी लैंग्वेज में सीड मनी कहते हैं, जिसमें अच्छा, हम लोगों ने डायरेक्टर को भी साइन कर लिया, एक्टर को साइन कर लिया, राइटर को साइन कर लिया। ये 3 लोग ही साइन करने होते हैं पहले, बाकी सब लोग धीरे धीरे लेवल 2 पे आते हैं। और अब बन जाता है ये सेटअप, ये स्क्रिप्ट से ये सेटअप बन सीड गया। मनी जो लगाता है, इसके लिए क्या क्रेडिट जाता है? हाँ, इसके लिए भी फिर वही डील होती है। इसके लिए 2 क्रेडिट्स होते हैं, या तो एसोसिएट प्रोड्यूसर या को प्रोड्यूसर। वो इसकी स्मार्टनेस पे होता है कि वो कैसे कन्विंस कर लेता है किसी प्रोड्यूसर। अगर मान लेते हैं प्रोड्यूसर बहुत बड़ा है जिसको इसने कन्विंस करा, लेकिन प्रोड्यूसर ने बोला भाई मैं को प्रोड्यूसर तो रखूंगा नहीं तुझे, हाँ एसोसिएट प्रोड्यूसर में तेरा नाम दूंगा। तो तो एसोसिएट फिर प्रोड्यूसर का लेवल जो है थोड़ा नीचे हो गया को प्रोड्यूसर। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। तो ऐसे करके फिर वो अपना एक तो ये भी लोग को प्रोड्यूसर होते हैं जो सीड मनी लगा देते हैं, 1/10 मनी लगाते हैं, 1/8 मनी लगाते हैं, और अपना एक सेटअप क्रिएट करके ये इस सेटअप को प्रोड्यूसर को भी दे सकते हैं, और आजकल जो ओटीटीज हैं उनको भी दे सकते हैं। जो ओटीटीज प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे प्राइम वीडियो या सोनी लिव, वहां भी जाते हैं, डायरेक्टली इनकी अप्रोच होती है, तो ये वहां भी जा सकते हैं कि भी ऐसा ऐसा है। तो ये भी कुछ लोग होते हैं। उसके बाद एक तीसरा टाइप का भी एक को प्रोड्यूसर होता है। वो क्या करता है, वो ये बोलता है डायरेक्टर के, वो डायरेक्टर को पकड़ता है, डायरेक्टर को पकड़ के बोलता है कि सर जी ऐसा है कि क्या कहते हैं, आपकी जो फ़िल्म है, आपकी जो कहानी है, कहानी मुझे समझ में आ गई, आप भी समझ में आ गए। मैं ना किसी ओटीटी से एक एलओआई ले आता हूँ। तो अब ये एलओआई क्या होता है? एलओआई का मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ इंटेंशन। तो लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब ये होता है कि किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जो है वो इस सेटअप को स्टडी किया, और स्टडी करके ये कहा कि ये सेटअप इंटरेस्टिंग है और हम इसको, इसके डिजिटल राइट्स ले सकते हैं। जैसे मान ले लीजिए, सकते हैं, लिया नहीं है ना लेंगे, लिया नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, लिया नहीं है, हाँ लिया नहीं सोचेंगे। है, सोचेंगे, पढ़ मतलब लिया है। 50%, हाँ 50% ही कमिटमेंट है, 50% नहीं है। तो ये जो एलओआई होता है, ये एलओआई भी कई बार आप जब किसी डायरेक्टर को एलओआई देते हो, तो जो डायरेक्टर होता है उसके पास एक और स्ट्रेंथ आ जाती है कि भाई एक्टर भी है और राइटर भी है, या अगर कुछ भी नहीं है, एलओआई है उसके पास, सिर्फ एलओआई है, एक लेटर है उसके पास, जिस लेटर पे ये लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जी फाइव ने लिख के दिया है, एक मेल किया है कि भाई ये सेटअप बहुत अच्छा है और हम इसको ले सकते हैं, हमारा इसके अंदर एक इंटरेस्ट है।
तो ऐसे केस में क्या होता है, उस इंटरेस्ट के बेसिस पे भी प्रोड्यूसर मिल जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बीच का XYZ बंदा है, वही बोल दे डायरेक्टर को कि भाई ऐसा LOI भी मैं ले आऊंगा, प्रोड्यूसर भी मैं ले आऊंगा। क्योंकि LOI आने के बाद प्रोड्यूसर लाना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे डिजिटल राइट्स तो बिकने के चांसेस हैं, कमिटमेंट तो अभी हुआ नहीं है। तो फिर भी लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि जब Z5 ने ये बात बोल दी, Z5 ने ये बात बोल दी है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, तो ये भी प्रोड्यूसर के लिए एक बड़ी बात होती है कि हाँ यार चलो, 1000 लोग आते हैं मेरे पास, लेकिन 10 लोग 5 लोग ही होते हैं जिनको LOI मिलता है, क्योंकि उनके सेटअप थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भी अपना क्लेम कर सकते हैं कि मैं को प्रोड्यूसर रहूंगा, और जो फिर को प्रोड्यूसर नहीं करते फिर वो कहते हैं मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर रहूंगा। तो ऐसे करके फिर वो सेटलमेंट हो जाती है। तो तो ये जो LOI एसोसिएट, वाला जो बंदा है वो एसोसिएट प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ जाता है। वो आ जाता है मिनिमम, उसमें तो आएगा ही, उसमें तो ड्रॉप होगा ही होगा, उससे कम में तो वो जाएगा नहीं वो, क्योंकि वो और उससे कम में मेन, उसका कुछ होगा भी नहीं, उसका कुछ कैरेक्टर बनेगा नहीं। तो या तो एसोसिएट प्रोड्यूसर या को प्रोड्यूसर में, अब वो डिपेंड करता है उसकी कन्विंसिंग, उसकी सेल्समैनशिप कितनी बट अच्छी है, इसने वो कितना। पैसा नहीं लाया है, इसने अपना क्रेडिबिलिटी बेसिस पे हाँ LOI ला के दे दिया है कि भाई मैं हाँ, वहां पर जो है बिकवा सकता हूँ तुम्हारी मैं फिल्म। बिकवा सकता, हाँ उनको इंटरेस्ट है, उन्होंने मेरी हाँ बात हुई है, सो एंड सो पर्सन हु इज ऑफिशियल अथॉरिटी, हाँ ही हैज गिवन मी दिस लेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट क्रू हाँ, एंड राइट स्टूडेंट एंड राइट। एटसेट्रा। हाँ, तो ये काम कर दिया, और उसने डायरेक्टर को भी बोल दिया, सामने प्रोड्यूसर को भी बोल दिया कि सर LOI तो मैं लेकर आया हूँ, डायरेक्टर मैं लेके आया हूँ, 2 चीजें मैं आपकी लेकर आ गया हूँ, तो उस कहानी भी सर मैं ले आया हूँ, डायरेक्टर कहानी लेकर आ गया, तो सर जितना इतना मैंने मेहनत की है, तो आप इतना कर दो कि मुझे को प्रोड्यूसर रख लो, बस मुझे कुछ देना मत, आप को प्रोड्यूसर क्रेडिट दे देना। या क्योंकि को प्रोड्यूसर क्रेडिट आने का मतलब ये कि आप ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर हो गए, तो एक आपके पास पावर आ गई कि भाई देखो मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो पता वो तो बाद में पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी कि आप को प्रोड्यूसर थे, लेकिन तब तक आप ये कह सकते हो कि मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये एक उनको वो मिल कम से जाता है। कम नए फाइनेंसर टाइप लोगों को पंजाब हाँ में, यूपी में, दिल्ली में, जिनके पास फार्म हाउस है, पैसा है, उनको कटरीना कैफ के साथ फोटो खिंचवाने का शौक है, तो उनको समझा सकता है। हाँ, तो ये एक उसका आ जाता है। एक फोर्थ कैटेगरी ये है को प्रोड्यूसर्स की, कि फिल्म का बजट था 5 करोड़, और 5 करोड़ पूरे के पूरे खत्म हो गए आपके शूटिंग में, अब पोस्ट प्रोडक्शन के पैसे नहीं बचे, या पैच वर्क आ गया 5 दिन का, उसके पैसे नहीं है प्रोड्यूसर के पास। 5 दिन का पैच वर्क आ गया है, पोस्ट प्रोडक्शन के पैसे नहीं है, DI कराना है, डबिंग करानी है, पोस्ट प्रोडक्शन में 40-50 लाख लगने वाला है, VFX भी कराना है, अभी बैकग्राउंड म्यूजिक भी कराना है, सब कुछ कराना है, लेकिन पैसे खत्म हो गए हैं। और एक्चुअली में ऐसा होता है, पैसे खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ समझो कि ऑफिस टिका हुआ है, 6 महीने 5 महीने का ऑफिस टिका हुआ है, और 5-6 महीने के बाद हो सकता है कि ऑफिस, जो कि ऑफिस भी बहुत महंगे होते हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख के ऑफिस होते हैं पर डे, और उसके बाद उनका फिर 20-25 हजार का वो जो बॉय आता है चाय पिलाता है, वो सब फिर 10-12 हजार ऊपर से लगता है, तो 1.5-2 लाख के तो ऑफिस होते हैं इनके पर डे के, सॉरी पर मंथ के। तो अगर 5-6 महीने का ही बचा हुआ है खेल, तो समझो कि 5-6 महीने के बाद ऑफिस भी हाथ से जा सकता है, ये सिचुएशन भी हो जाती है कई बार। जैसे बीच में कोरोना भी आ गया, कोविड आ गया, कई लोग इस चक्कर में ऑफिस छोड़ के बैठ गए, या ऑफिस पड़ा रह गया, बंद रह गया। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है, कुछ अपनी खुद की प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी-कभी फाइनेंशियल, लेकिन पैसे खत्म हो गए, 5 करोड़ में वो काम हो नहीं पाया, या डायरेक्टर ने ही ओवर बजट कर दिया, या किसी एक्टर ने कुछ प्रॉब्लम कर दी। ऐसे केस में फिर रेस्क्यू करने के लिए एक बंदा कोई आ जाता है, कोई XYZ, उसको पता होता है कि ये प्रोजेक्ट फँसा हुआ है, और प्रोजेक्ट पूरा शूट हो गया, बस पैच वर्क का 5 दिन या 4 दिन और पोस्ट प्रोडक्शन। और मेरा फिर इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, फ़िल्म भी पूरी हो चुकी है, मेरा कोई रिस्क ही नहीं है, फ़िल्म देखूँगा, फ़िल्म देख के पता चल जाएगा कि फ़िल्म अच्छी है कि नहीं है, और ये भी उसके साथ प्लस हो गया, तो पूरी फ़िल्म आके देखेगा, फ़िल्म देखने के बाद उसको लगेगा हाँ यार, फ़िल्म तो ठीक बनी है, पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा-अच्छा करा देंगे तो और बढ़िया हो जाएगी। तो बोलता है चलो ठीक है जी, एक काम करते हैं हम लोग, सर जी, हम आपका पैच वर्क भी करा देते हैं, हम आपका पोस्ट प्रोडक्शन भी करा देते हैं, और ये फ़िल्म कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हम आ जाएँगे एज़ अ को-प्रोड्यूसर। तो ये भी एक जो है टाइप है, जो लोग आते हैं, तो उनकी मनी कम लगती है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, और उसी में ही जो है वो को-प्रोड्यूसर का क्रेडिट भी उनको मिल जाता है, फ़िल्म पूरी कंप्लीट हो जाती है, और फ़िल्म इस लेवल पे आ जाती है कि फ़िल्म को आप कहीं पे स्क्रीन कर सकते हैं, उसको आप कहीं पर
सेल आउट कर सकते हैं या उसका ट्रेलर कटवा दिया। I would ask a question. In the contract, which is a very, very important thing, these people who bring it, the rescue money, let's say, put it in new term called rescue money, or saving grace money, or the balance money. इसको एक गैप फंडिंग भी कहते हैं इसको। money, gap money, गैप मनी, हाँ, gap funding. हाँ। ये गैप फंडिंग वाले लोग जो होते हैं, इनका फिल्म को बेचने में टू डिसाइड कि भाई ये टेरिटरी में इतने की बेचूंगा या ये फिल्म मैं ओटीटी को इतने की बेचूंगा, इसके अंदर इनका कितना से रहता है कि भाई अथॉरिटी टू डिसाइड। अब मान लीजिए Z5 मुझे 4 करोड़ दे रहा है, ठीक है जी, बट नेटफ्लिक्स मुझे 3.5 करोड़ दे रहा है। नेटफ्लिक्स का ब्रांड वैल्यू ज्यादा है Z5 से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार नहीं, मैं नेटफ्लिक्स को बेचूंगा तो मेरी ब्रांडिंग जो है ज्यादा हो जाएगी, हालांकि वो 50 लाख रुपए कम दे रहे हैं। So ये decision to sell the OTT right or any kind of right lie only with the producer, or do they also have a say that without their signature they can't sell because they put the gap money? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी हुआ ही है मेरे साथ, एक मेरे आसपास ही हुआ है ऐसा। एक फिल्म है राजकुमार राव की, जिसका फिल्म का नाम है रे वो पार्टी। अब उसमें 2 लोग हैं, राजकुमार राव और देवेंदु शर्मा। अब इस फिल्म में ऐसा ही कुछ चल रहा है कि 2-3 प्रोड्यूसर्स हैं। एक प्रोड्यूसर जो है वो चाहती है कि नेटफ्लिक्स पे जाए फिल्म, एक प्रोड्यूसर जो है वो कहते हैं कि यार बॉक्स ऑफिस पे डालते हैं फिर देंगे हम, समझ रहे हैं। अब दोनों में यही डिस्कशन चलेगी। एक कह रहा है बॉक्स ऑफिस के लिए बनाई थी, बॉक्स ऑफिस को दो। एक आदमी कहता है कि यार अब आज के डेट में राजकुमार राव का इतना अच्छा मार्केट है, बॉक्स ऑफिस पे देना चाहिए। दूसरा कहता है यार वो तो ठीक है तेरी बात, लेकिन यार नेटफ्लिक्स को दे देंगे, हम सेफ हो जाते हैं, बाद में बॉक्स ऑफिस में कुछ एडिशनल मनी डाल के देख लेंगे, अगर कुछ होगा तो कम से कम बाहर तो आए इस चीज से। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी XYZ जो को प्रोड्यूसर आया आपका, वो जो प्रोड्यूसर है, वो दोनों बैठ के अलग से कहीं एक डिस्कशन करके वो एक जो एग्रीमेंट बनता है उस पे एक आ जाता है कि जब डिजिटल राइट बेचा जाएगा तो उसमें हम दोनों की अथॉरिटी होगी, हम दोनों ही डिसाइड करेंगे, मिलकर डिसाइड करेंगे। या फिर प्रोड्यूसर बोलेगा कि भाई ऐसा है, तू रहने दे, तू मत आ, डिसाइड मैं ही करूंगा, डिसाइड मैं करूंगा, तो एक काम कर, तू जा, तेरे जैसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं मेरे को, तू निकल। तो ये दोनों की जो आपस की डील होती है, ये फिर पर्सनल डील में पर्सनल में आ गए, थोड़े से पर्सनल जोन में, कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है उसको। तो हालांकि हो सकता है प्रोड्यूसर के पास कोई भी ना हो, लेकिन वो ये राइट किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है यार कि मैं फिल्म तो कंप्लीट करूं, लेकिन राइट तो मैं रखूंगा, चाहे मैं फिल्म कंप्लीट नहीं करता, चल ठीक है तू जा, मैं दूसरे को ढूंढ लूंगा। तो ऐसे में ऐसे ही वो दूसरा वाला भी कहेगा कि सर ऐसा कुछ नहीं होएगा, कोई नहीं मिलेगा आपको, मैं अभी लगवा रहा हूँ, अभी मेरा मूड है, कल को पता नहीं मेरा क्या होगा, अभी देख लो जो भी है, अभी मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं लगा देता हूँ, अभी मैं आपको 60 लाख रुपए देता हूँ, अभी करो साइन। तो ऐसे वो एक पर्सनल डील होती है जिसमें वो एक क्लॉज आ जाता है, एक क्लॉज बनाया जाता है जिसमें अच्छा दोनों के लॉयर्स होते हैं, को प्रोड्यूसर के भी पीछे लॉयर्स होते हैं, लीगल टीम होती है, और ऐसी प्रोड्यूसर की भी लीगल टीम होती है। एक एक लॉयर हमने रखा होता है, तो वो लॉयर जो होते हैं वो भी थोड़ी हेल्प करते हैं, अरे सर चलो एक काम करो, अगर फिल्म नेटफ्लिक्स पे जारी होगी, अगर फिल्म अमेजोन पे जारी होगी, अगर फिल्म हॉटस्टार पे जारी होगी, और अगर फिल्म लाइंस गेट में जारी होगी, तो आप इंटरफेयर मत करना। उसके बाद वाली जो कैटेगरी है उसमें हम आपसे पूछ लेंगे। लाइंस गेट, लाइंस गेट, लाइंस गेट, लाइंस गेट अभी नया लॉन्च हुआ है, उनका एक वेब सीरीज भी आया था अभी, एक वेब सीरीज था उसमें, हाँ मतलब अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। तो लाइंस गेट जो है वो भी है उसमें। तो ये 4-5 जो हैं जो थोड़े इंटरनेशनल लेवल के हैं, उसमें मैं डिसीजन लूंगा। बाकी अगर कहीं से ऑफर आएगा तो मैं तेरे से पूछूंगा जरूर, और तू जैसा बताएगा वैसा कर लेंगे। तो ऐसे सेटलमेंट कर ली जाती है। तो और उसको भी पता होता है को प्रोड्यूसर को कि यार सेटअप पूरा जमा हुआ है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, चल ठीक है यार, अगर फिल्म नेटफ्लिक्स में जाएगी तो अच्छा ही है ना मेरे लिए। तो ये इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो चीजें सॉल्व कर ली जाती हैं इन जनरल। तो ये एक फोर्थ टाइप मैंने आपको बताई को प्रोड्यूसर की। पहली टाइप जो थी को प्रोड्यूसर की, वो ये थी कि 2 अच्छे लोगों को मिला दिया, 2 अच्छे लोगों को मिला दिया और ऐसा कर दिया। दूसरा बंदा जो है उसने सीड मनी लगाई, सॉरी पहला टाइप जो था उसमें एक्टर भी लेकर आया था वो, कि भी एक्टर लेके आता हूँ, और दूसरे वाले में क्या करा, सीड मनी लगा ली और एक प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया। तीसरा टाइप का
आई थिंक मैंने आपको बताया था कि LOI लेकर आ जाता है, वो लेटर ऑफ इंटेंशन या लेटर ऑफ इंटरेस्ट। और फोर्थ ये टाइप है जो पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट करा देता है आपका। उसके बाद एक फिफ्थ टाइप भी है इसके अंदर, और वो ये है कि आपकी फिल्म सेल ही नहीं हो रही। अब फिल्म बन चुकी है, फिल्म बिकी नहीं रही है पीएनए। अब। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो जब बॉक्स ऑफिस खुलता है तो बॉक्स ऑफिस में एक तो होती है जो इससे आप फिल्म बनाते हैं, और एक फंड होता है PNA फंड, जिसमें प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट फंड कहते हैं उसको। फिल्म को रिलीज करने के लिए एक फंड चाहिए होता है। तो कुछ लोग जो है वो ये बोलते हैं कि हम PNA फंडिंग कर देते हैं और हम एज अ को प्रोड्यूसर आ जाते हैं। तो अब अगर फंड कर रहा है तो को प्रोड्यूसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मेन दिक्कत ये होती है कि आपने फंड नहीं लगाया, सिर्फ आप अपने रिलेशन पे ही को प्रोड्यूसर खेल रहे हैं, तो उसमें आदमी को दिक्कत होती है। बट ठीक है, वो जब आप फंसे होते हैं, जब एक प्रोड्यूसर फंसा होता है तो उसको लगता है चलो यार अभी निकलो, इस जंजाल से निकलते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो फिर जो PNA फंडिंग लेकर आ रहा है या PNA फंड अरेंज कर रहा है या PNA फंडिंग का आपका कनेक्शन बढ़ा दिया जिसने, या आपका स्टूडियो से डील करा दिया उसने कि चलो भैया PNA भी स्टूडियो कर लेगा, चलो मैं एक काम करता हूँ तुमको जियो के पास बैठाता हूँ, चलो हाँ शोभा संत के सामने बैठाता हूँ मैं तुमको, शोभा संत जी आपकी फिल्म देखेंगी, ऐसा ऐसा होएगा। तो हाँ भाई चलो ठीक है, शोभा संत जी को अच्छी लगी फिल्म, चलो भैया मुझे को प्रोड्यूसर बना दिया जाए या एसोसिएट प्रोड्यूसर बना दिया जाए। तो वो एक ये भी एक टाइप होती है जो फाइनली आपकी फिल्म को रिलीज करने में आपकी हेल्प कर देती है, आपकी मदद कर देती है, और वो बोलते हैं मैं ये बन जाऊंगा। अब इसमें मेरा टेक ये है कि ये जो को प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये फंड लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ये होते बड़े काम के। ये लोग जो होते हैं जनरली, ये आप ये आपको रेस्क्यू करते हैं, ये आपको कहीं से बचा के ले आते हैं, आपके फंसे हुए मैच को निकालने वाले खिलाड़ी होते हैं। तो इन पे कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर ट्रस्ट कर सकता है, और ये बहुत पहले से होते हैं, ये नए नए नहीं होते, बहुत पहले से काम कर रहे होते हैं, इनको पता होता है, समझ भी होती है इनको। बाकी ये कि कभी कभी आपको वाइब्रेशन समझनी होती है आपकी किससे जम रही है, आप वो इंसान आपको कैसा लग रहा है, किस तरह का लग रहा है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके साथ, या आपका जो वो आपको क्या ऑफर कर रहा है, आपके आपके प्लेटर में क्या क्या चीजें दे रहा है आपको, तो उस पर भी कई सारी चीजें डिपेंड हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल आराम से इस चीज को लोग लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है, आ जाओ बैठो टेबल पे बैठ के बात करते हैं, डील करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे हो गए को प्रोड्यूसर्स। और एक को प्रोड्यूसर तो वही होंगे जो एक्चुअली में प्रोड्यूसर की जो मेकिंग का फंड है उसमें ही 30% 40% लगाती है। अच्छा, थोड़ा मान लीजिए, पीएनए की टर्म्स कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दो कि भाई किस हाँ किस टर्म्स कंडीशंस पे पीएनए की फंडिंग लोग करते हैं। हाँ इसमें हाँ एक मैं आपको बताता हूँ, एक इसमें कंडीशन होती है, इसको हम जनरली LIFO कहते हैं, LIFO। तो LIFO एक टर्म यूज की जाती है, LIFO। तो LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब ये है कि एक को प्रोड्यूसर आपके पास आया, उसने आपको बोला कि मैं आपको PNA फंडिंग देता हूँ। PNA फंडिंग का मतलब ये है कि बिल्कुल लास्ट की फंडिंग, बिल्कुल आखिरी की फंडिंग। तो वो आपको बोलेगा कि मैं आपको फंडिंग देता हूँ, लेकिन कि तुम्हारा जब सैटेलाइट जो है हाँ अभी हाँ तक रखा हुआ है पत्थर की तरह, इसको मैं ऑर्बिट में छोड़ के आता हूँ। हाँ हाँ, है तो कि नहीं? तो इसको मैं ऑर्बिट में छोड़ देता हूँ, और जो है मतलब जो पहला प्रॉफिट होगा, लगेगा। जो जो भी घूमने के बाद जो फर्स्ट प्रॉफिट जो होगा वो मेरे को आप दे देना। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लास्ट में आया लेकिन सबसे पहले प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। तो ये एक कंडीशन जनरली मोस्टली उन को प्रोड्यूसर्स की रहती है। Profit in the sense, suppose he put the 2 crore rupees in a film of 5 crore, so हाँ he will get the 2 crore first, plus हाँ plus suppose 50 lakh comes more. So does he हाँ also have a part in the profit? How much percentage does he take away of the profit of his investment? हाँ, जनरली 50-50% 2 करोड़ उसको मिल गए, वो मिल गए। वो तुम्हारा कैश निकल आया। अब हाँ बाकी का जो 5 करोड़ फिल्म का है हाँ वो रिकवर होगा। हाँ उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा हाँ उसमें से 50-50 प्रोड्यूसर वर्सेस पीएनए वाले बंदे को जाएगा। करेक्ट? हाँ हाँ, ऐसा होता है। तो इस तरह से ये ये प्रॉफिट ये जो जनरली वर्ड है, ये प्रॉफिट वर्ड थिएट्रिकल रिलीज का प्रॉफिट माना जाएगा या सैटेलाइट ओटीटी सारा बेच बाच के जो प्रॉफिट आया उसका माना जाएगा? सबका,
ये सबका माना जाता है। उसका रीजन ये है कि 2 CR भी बहुत बड़ा अमाउंट है, लाइक अपने आप में ह्यूज अमाउंट, हैवी अमाउंट है वो। करेक्ट। तो वो उसमें तभी आते हैं जनरली जब वो, हाँ इसमें ये हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिजिटल राइट होते हैं वो प्रोड्यूसर को ही छोड़ देते हैं, लेकिन सैटेलाइट और जो बॉक्स ऑफिस है उसमें वो अपना एक शेयर रखते हैं। कभी 50-50 होता है, कभी 60-40 होता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ये बोलता है जब मैंने तेरा 2 CR वापस कर दिया, तो अब जो तेरा प्रॉफिट है उसमें मुझे भी तो कुछ, क्योंकि मैंने तो 5 CR लगाया हुआ है, करेक्ट। मैंने तो 5 करोड़ लगा दिया, तो तो उसमें मेरे बॉक्स ऑफिस के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस रहता है या इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस भी रहता है? दोनों रहते हैं उसके अंदर। दोनों। वो पूरा ग्लोबल बिजनेस होता है, उसके अंदर वो चीज सेट होती है। अब इसमें भी दो कंडीशन है, अगर इंडियन होता तो 50-50 पे मानते हैं वो, और अगर ग्लोबल होता है तो उसमें 70-30 पे मान जाते हैं, क्योंकि मतलब ग्लोबल 70% बिजनेस प्रोड्यूसर के पास जाएगा, 30% पीएनए को वाले के प्रोड्यूसर पीएनए वाले के पास चला जाएगा। तो ये एक और जो है टाइप है, और एक तो वो को प्रोड्यूसर हो गए जो एक्चुअल को प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने फंड भी लगाया है, जो पार्टनर्स हैं। किसी ने बोला यार 5 करोड़ की फिल्म है, ठीक है यार 2 मैं लगाता हूँ, 3 तो लगा, तो को प्रोड्यूसर हो गया। तो ये एक टाइप और अच्छा, हो ये गई। जो पीएनए में लीफो के अलावा सेकंड टर्म्स कंडीशंस क्या रहती हैं? एक तो लीफो होती है, अगर लीफो पे बात नहीं बनती तो फिर ऐसे केस में प्रोड्यूसर ये बोलता है कि भाई एक काम कर, तू सैटेलाइट राइट रख ले। तो कोई एक राइट दे देता है वो उसको, वो डिजिटल राइट भी हो सकता है, वो सैटेलाइट राइट भी हो सकता है, या बॉक्स ऑफिस का 50-50% हो सकता है। तो एक राइट, म्यूजिक राइट भी हो सकता है अगर फिल्म म्यूजिकल है तो एक राइट जो है फिर वो उसको 100% दे देता है। तो ऐसे केस में भी जो है उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि एक राइट पूरा मिल जाना मतलब ऑलमोस्ट काफी मिल जाता है, उसके अंदर उनको कंप्लीट रिकवरी हो अब जाती ये है। तो उसका कोई लक एक राइट, है कि उसमें वो 2 करोड़ लगा के 3 करोड़ निकाल ले, या 2 करोड़ लगा के हो सकता है 175 भी मिल पाए उसको। हाँ ये हाँ उसको अपनी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि मेरा पुराना क्या एक्सपीरियंस है, मेरा क्या नेटवर्क है, जिसके बलबूते पे इस पैसे से मैं कितना ज्यादा निकाल पाऊंगा, कम से कम वो एग्जैक्टली सोचता है। हाँ। तो ये एक, तो ये मैंने आपको बताए अभी जो और मैंने कोई कवर भी किया है। कंडीशन होती है, कोई थर्ड कंडीशन भी होती है इसके अंदर? और थर्ड कंडीशन मोस्टली इसी पे ही हो जाता है सेटलमेंट, क्योंकि राइट्स कई तरह के होते हैं, कई सारे होते हैं। तो जनरली इसी पे सेटलमेंट हो जाती है इन जनरल। तो एक पहले जो हुआ करती होगी, या जो अभी पता नहीं आज इन फैशन है, कि वो टेरिटरी ले लेते थे, करेक्ट। कि एक काम कर तू मुझे ये 2 टेरिटरी तू मेरे को दे दे, सेंट्रल इंडिया मेरे को दे दे और ये पंजाब मेरे को दे वो दे। भी एक टाइप का राइट्स ही हो गया वो भी एक तरह का राइट्स हो गया। बॉक्स ऑफिस। तो वो एक टाइप का राइट्स है, तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन यही, इसके अलावा कोई बिजनेस है नहीं, तो थर्ड बिजनेस कोई है नहीं, तो इसी में ही वो लोग मान जाते हैं। तो आज हमने प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर के टाइप्स, कितने तरह के को प्रोड्यूसर होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं को प्रोड्यूसर्स लोग, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा। और अभी हम आते हैं थोड़ा नीचे आते हैं। अच्छा, अभी हो ये रहा है कि मेरा मोबाइल का जो बैटरी है वो 7% पे आ गया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 11 बज भी गए हैं, तो हमने वो 10 बजे चालू किया था, 5-10 मिनट लेट हाँ हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यू कैन चार्ज योर बैटरी फॉर हाफ एन आवर, योर मीन्स द हाँ मोबाइल्स बैटरी। योर बैटरी हाँ इज ऑलरेडी चार्ज। तो वी विल मीट एट 11:30 देन। ठीक है? ठीक है। हाँ डन। ठीक है। ठीक ओके। है। We can start now. So we were talking about the associate producer, right? Okay. The audio is not audio. Yeah, हेलो। now it's there. Okay. ओके Done. ओके।
प्लीज करिए। एसोसिएट प्रोड्यूसर। तो एसोसिएट प्रोड्यूसर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एक साथ 2-3 सेटअप्स पे काम करते हैं, और मैंने मोस्टली देखा है कि कोई भी प्रोड्यूसर अपनी ही फिल्म की शूटिंग पे कभी नहीं दिखेगा आपको। वो होता ही नहीं है वहां पे। सेट पे अगर आप ये सोचकर जाते हैं कि मुझे दिनेश विजन दिख जाएगा या मेरे को रॉनी स्क्रू वाला दिख जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। मतलब जनरली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सेट पे कभी पहुंचते ही नहीं, वो होते ही नहीं है वहां पे। तो उनकी एब्सेंस में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने वाला जो प्रोड्यूसर होता है वो एसोसिएट प्रोड्यूसर होता है। एसोसिएट प्रोड्यूसर एक प्रोड्यूसर नहीं होता। एसोसिएट प्रोड्यूसर एक जॉब होती है, एक एम्प्लॉय होता है वो, जिसको सैलरी मिलती है। और वो प्रोड्यूसर जो होता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है, वो अपने लेवल पर एक एसोसिएट प्रोड्यूसर को हायर कर लेता है और उसका काम आसान हो जाता है। अब जितने भी प्रोडक्शन डिसीजंस होते हैं वो एसोसिएट प्रोड्यूसर लेता है, उसको वो एक पावर दे देता है, अटॉर्नी दे देता है कि तुम ही लो सारे डिसीजंस। जैसे फॉर एग्जांपल गिव सम एग्जांपल ऑफ एसोसिएट प्रोड्यूसर हु कैन टेक सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजन। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि लोकेशन लोकेशन ए और लोकेशन बी में से कौन सी लोकेशन ठीक रहेगी, तो इसमें प्रोड्यूसर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कौन सी लोकेशन पे शूट करोगे। वो एसोसिएट प्रोड्यूसर को एक पावर देता है कि तुम्हें डिसीजन ले लो यार, तुमको तो पता ही है, तुम तो 20 साल से काम कर ही रहे हो, मुझे मत कॉल करो कि हंसल प्लाजा नहीं मिल रहा या पालिका बाजार नहीं मिल रहा, वो तुम अपने आप देख लो। तो ओनली इज प्रोड्यूसर, कंसर्न अबाउट द मनी कि भाई इतने बजट के अंदर ये हो जाना चाहिए। हाँ, काइंड भाई ऑफ। इतना बजट रहना चाहिए कि अगर एक लोकेशन का बजट 1 लाख पर डे है और 30 डेज का शूट है, 30 लाख की लोकेशन हमें अगर करनी है, तो आप ही देख लो, अजीत जी आप ही देख लो कि क्या करना है। हाँ, कुछ ऐसी चीज है, जैसे मान लेते हैं कि कुछ फॉर एग्जाम्पल कोई लोकेशन को हमें जो है 12 घंटे की जगह 16 घंटे की शूटिंग करनी है, जैसे एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट एक ऐसी लोकेशन होती है जो बहुत एक्सक्लूसिव होती है लोकेशन, वो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी, और उसमें आप हर जगह कैमरा नहीं घुमा सकते। आपको एक ब्लॉक दिया जाता है और डायरेक्टर ये बोल रहा है कि यार मुझे इस एक्सिस पे मेरे को चाहिए, लॉन्ग एक्सिस पे मेरे को कुछ चाहिए, और उसकी परमिशन नहीं मिल रही है। तो ऐसे केस में एक एसोसिएट प्रोड्यूसर जो होता है अपने लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और जब नहीं होती फिर वो प्रोड्यूसर को फोन करता है कि सर ऐसा ऐसा है, एयरपोर्ट की वो वाली एक्सिस जो है वो शूट करना चाहते हैं और वहां पर जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले मना कर रहे हैं, तो अभी क्या करें। तो फिर प्रोड्यूसर के अपने खुद के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, वो हो सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्टली फोन कर दे, या हो सकता है कि जब उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर वो कोई दूसरा प्रोविजन दे दे। तो इस तरह की चीजें रहती हैं जो बहुत ही फिल्टर होके आती है। प्रोड्यूसर के पास जो प्रॉब्लम आती है वो 10 में से एक ही आती है। वो जो नो प्रॉब्लम है वो एसोसिएट प्रोड्यूसर सॉल्व कर चुका होता है, वो इतना कैपेबल होता है, उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि वो खुद ही सॉल्व कर लेता है प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजंस। जो क्रिएटिव डिसीजंस हैं वो तो डायरेक्टर को एसोसिएट से डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कास्टिंग ही चेंज करनी है, जैसे मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, अभी मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि हम लोग गोवा में शूटिंग कर रहे थे और वहां पर एक एक्टर जो था, वो एक्टर जो था उसने बोला कि मुझे सिंगल डोर वैनिटी चाहिए, मुझे डबल डोर वैनिटी नहीं चाहिए। तो वहां पर जो प्रोडक्शन मैनेजर था, वो प्रोडक्शन मैनेजर जब क्लास 2 में आता है, वो उसने बोला कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो लोग अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो हैं वो ट्रिपल डोर में काम कर रहे हैं और आप सिंगल डोर वैनिटी गोवा में मांग रहे हो, ट्रिपल आपका डोर का काम भी। क्या मतलब हुआ? सिंगल डोर वैनिटी मतलब एक ही छोटी वैनिटी होती है, उसमें एक ही आर्टिस्ट आता है, तो सिंगल रूम रहता है, उसमें बड़ा एक हॉल होता है, जैसे 1 BHK होता है वैसा होता है 1 BHK। डबल डबल डोर वैनिटी में दो डोर होते हैं या रूम बड़ा हाँ, होता 2 डोर, 2 रूम सेट होता है वो, है? रूम सेट 2 रूम सेट अलग होता अलग है। बट दे आर सेपरेट। हाँ, सेपरेट होता है वो। थ्री डोर में तीन रूम, तीन डोर 3 होते रूम हैं हो अलग जाता अलग, है। तीन वैनिटी एक ही व्हीकल में होती है बेसिकली। एक ही व्हीकल में तो आ जाती है। रूम साइज स्मॉल हो जाता है।
हाँ हाँ, तो वही बोला उसने। तो अभी सिंगल डोर वैनिटी जो होती है जनरली एक्टर्स, जो बड़े एक्टर्स होते हैं, सीनियर एक्टर्स होते हैं, उनके लिए। उनको दी जाती है, ये एक रूल है। और सिंटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीने आर्टिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने ऐसा बोला हुआ है कि अगर कोई आर्टिस्ट 25 साल से ऊपर से काम कर रहा है तो वो सिंगल डोर वैनिटी या डबल डोर वैनिटी क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है और वो सीनियर है। तो बॉलीवुड में सीनियोरिटी की एक रिस्पेक्ट होती है। तो उस आर्टिस्ट ने जैसे ही बोला प्रोडक्शन मैनेजर को, तो प्रोडक्शन मैनेजर गया ईपी के पास, क्योंकि अभी मैं ईपी पे भी आऊंगा अभी। तो सेकंड क्लास जो होती है ऑफिसर्स, उनमें ईपी टॉप पे होता है। तो उसने जाके ईपी को बोला, तो ईपी के आर्टिस्ट के पास उसने बोला, सर सिंगल डोर तो पूरे गोवा में है नहीं, 4-5 हैं, वो सारी बिजी हैं। और दूसरी बात ये है सर कि हमारा जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग सिंगल डोर अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आपको डबल डोर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताइएगा डायरेक्टली। तो उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिंगल डोर में ही, लास्ट लास्ट टाइम भी मैंने सिंगल डोर में ही शूट किया था, सिंगल डोर वैनिटी मुझे चाहिए, ऐसा करके। तो ईपी ने जाके एसोसिएट प्रोड्यूसर को बोला। अब एसोसिएट प्रोड्यूसर ने बोला, एक काम करते हैं, उससे मेरी बात करा दो। तो उससे बात कराई आर्टिस्ट ने। तो एक्टर को बोला कि आप मुझे सर ये बताइए कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं एज एक्टर। तो उसने बोला 22 साल से काम कर रहा हूँ। तो फिर उसने बोला कि सर आप 22 साल से काम कर रहे हैं, मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं आपको एज अ सीनियर ये कहना चाहता हूँ कि हम अभी सिंगल डोर वैनिटी सडनली नहीं ला सकते। और दूसरा ये कि सिंगल डोर हम किसी को भी नहीं दे रहे हैं। हमारे आपसे भी बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं, जिनको पर डे आपसे भी डबल डबल मिलता है, वो भी डबल डोर और ट्रिपल डोर में काम चला रहे हैं। इवन कईयों को तो मैंने मेकअप रूम दिया हुआ है, वो मेकअप रूम में ही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको नहीं कर सकता, मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, आप देख लीजिए, अदरवाइज मैं आपका एरोप्लेन का टिकट कटा देता हूँ, आप वापस चले जाइए। तो ये मेरे सामने ही हो रहा था सब ड्रामा। तो मैं, अब चक्कर ये था, मैं डायरेक्शन टीम में था। अब मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैं अपने एसोसिएट डायरेक्टर को जाके ये बात बोलूं कि यार ये चक्कर पड़ रहा है ऐसा। तो फिर मैं एसोसिएट डायरेक्टर को जाके मैंने बोला, मैं चीफ था उस मान रूम लो में, वो मैं, आदमी अगर वो टिकट कट जाता और वहां चला जाता तो उसकी वजह से शॉट्स और वो जो वेस्टेज होता, जो शॉट लेने थे नहीं लिए जाते, और उसके जी टाइम जी जी, जीरो आवर पे रिप्लेसमेंट, ऑब्वियसली मस्ट हैव द सेकंड थर्ड ऑप्शन, हाँ हाँ, रहा होगा। रहा होगा। पर अब ये डिसीजन ऐसा हो रहा है कि डायरेक्शन टीम को पता नहीं है, सिर्फ मैं वहां खड़ा हूं, और मैं जल्दी से पहुंचा, और उस आर्टिस्ट का शॉट 2 घंटे बाद लगने वाला था, तो उसके हिसाब से लाइटिंग वाइटिंग चालू होने वाली होगी। तो मैं इमीडिएटली गया, मैंने अपने एसोसिएट को जाके बोला, सर ऐसा ऐसा हो रहा है वहां पे, तो वो दुबे जी को तो वो कह रहे हैं मैं तो प्लेन का टिकट दे देता हूँ, तुम निकल जाओ। तो सर अब दूसरा ऑप्शन हमें। तो अब ऐसे केस में एसोसिएट डायरेक्टर को भी ये बात पता थी कि जो आर्टिस्ट जिद कर रहा है, जो आर्टिस्ट रिजिड है, तो उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, और वो शूटिंग पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर वो जाता है तो जाने दो। तो अब ये इंटरनली फिर डायरेक्शन टीम के अंदर ये बात आ गई कि भाई वो आर्टिस्ट जा सकता है, फिर नए कॉस्ट्यूम बनेंगे, या नए कॉस्ट्यूम के मेजरमेंट्स आएंगे, या जो भी होएगा XYZ। पर हम मेंटली रेडी हो चुके थे कि अगर एसोसिएट प्रोड्यूसर जैसा बंदा, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, अगर वो किसी को ये बात बोलेगा तो कि उसको एक काम जरूर करता हूँ, हाँ, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है हमें। वो मतलब उस वो इतनी हैसियत भी रखता है, और वो ऐसे ही नहीं करेगा। उसने कुछ ऐसा ही डिसीजन, मतलब हिटिंग मूवमेंट का डिसीजन नहीं है, उसका कोल्ड डिसीजन होगा कि हाँ ये करना है अपने पास को। कोई प्लान बी में नाम होगा जिसकी वजह से हाँ रिप्लेस हो जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा, क्योंकि एसोसिएट प्रोड्यूसर को पता है कि कितना शूट चल रहा है, किस किस का शूट हो चुका है, कितने आर्टिस्ट शूट कर रहे हैं। वो ऑलरेडी उसके पास रिपोर्टें जारी होती हैं, वो सब रिपोर्ट्स ईपी दे रहा होता है उनको। फिर एसोसिएट प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर को डायरेक्टली फोन किया। मीनवाइल जब तक मैं इतनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंचा हूँ, इतनी देर में एसोसिएट प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर को फोन कर दिया है कि हाँ जी ऐसा है कि वो जो आर्टिस्ट है वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, क्या सच में आपको लगता है कि वो आर्टिस्ट के बिना जो है मतलब काम नहीं चल पाएगा, और अगर सच में अगर ऐसा है तो फिर मैं उसको रोकता हूँ, अदरवाइज मैं उसका बैकअप कर रहा हूँ, आप बताएं। तो फिर वो डायरेक्टर ने बोला कि हाँ ठीक है सर, उसका ना 4-5 शॉट हमने कल लिए थे, कट्स निकाले थे उसके, अगर मान लो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप उसको बैकअप कर दो, हमारे पास बैकअप ऑप्शन है। तो जब तक मैं वापस पहुंचा, उस बंदे का पैकअप हो चुका था, और वो पैकिंग कर रहा था अपने सूटकेसेस की। आधे घंटे बाद जब मैं पहुंचा तो उसका पैकअप, हो चुका। उसको प्रोडक्शन मैनेजर ने टिकट पर थमा दी थी कि ये टिकट लेकर तुम निकल जाओ, बस तुम गोवा से वापस बॉम्बे पहुंच जाओ।
तो वही मैंने ये की जो तो मैं हाँ सीधे तो तो अब अक्षय तो कुमार के साइड में कैटरीना कैफ के पीछे। तो, तो ये मेरे सामने हुआ। अब वो आर्टिस्ट जो था वो घबरा गया क्योंकि उसने अपनी डेट्स दे रखी थी। अब अगर वो वापस बॉम्बे पहुंचता है तो उसकी जो 6 डेट्स उसने हमको दे रखी है उसको तो अब कुछ वेस्ट यूटिलाइज ही नहीं है उसके लिए, वेस्ट। वो वेस्ट है उसके लिए। फिर वो मेरे पास आया, कहता परम ऐसा है कि कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बैठने नहीं मिलती। उससे तो मैं मैं ये हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टिकट देने की क्या जरूरत थी, आप जाके अजीत जी को बोलो कि कोई बात नहीं, मैं सेट पे पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल अगर हो पाए तो ट्राई करना। मैंने कोशिश कहा सर देखो वो आप बात कर लो कि कल की कोई गारंटी नहीं है अपनी। आज की ही बात है, टिकट आ चुका है, अब ये कैंसिल से इतने पैसे कटेंगे। अब ये टिकट कैंसिलेशन होगी तो वो कहता है टिकट कैंसिलेशन के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन अभी परम क्या करें। तो मैंने कहा अरे 6 यार दिन की डेट्स में जो पैसे आएंगे उसमें से थोड़े से थोड़े से काट लिए जाएंगे। फिर मैं प्रोडक्शन मैनेजर के पास गया, मैंने कहा यार वो आर्टिस्ट तो कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, मैं सेट पे पहुंच जाऊंगा। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा चलो ठीक है। तो मामला सुलट गया और फिर फाइनली उसी आर्टिस्ट के साथ हमने 6 दिन शूट भी किया प्रॉपरली, और वो आराम से रहे। उन्होंने वैनिटी के बारे में कुछ भी नहीं डिस्कशन बोला। किया है वैनिटी का। हाँ, तो ऐसा था, मतलब ये चीज हो जाती है, पर एसोसिएट प्रोड्यूसर ने उस वक्त बिना डायरेक्टर से कंसल्ट किए उसका एयरप्लेन का टिकट का डिसीजन ले लिया था, और बाद में डायरेक्टर को बोल दिया कि ये बंदा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है हमारे प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए डायरेक्शन और प्रोडक्शन का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, क्योंकि वो प्रॉब्लम अगर वो प्रोडक्शन साइड को प्रॉब्लम दे रहा है तो वो आर्टिस्ट नो डाउट वो डायरेक्शन टीम को भी तंग करेगा, डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये चीज जो आदमी होती होता है तो ऐसे। बोलता कि इसको भेज दो, इसको ओवर हाँ शोल्डर शॉट में रख के इसके सारे शॉट निपटा देंगे और डबिंग में इसकी आवाज चेंज कर देंगे। हाँ, ये भी देखिए एक सोल्यूशन है। ये डायरेक्टर बोल सकता था, हो सकता है उसने बोल भी दिया कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप नरेश अगर शर्मा इसका इज द कैमरामैन, ही विल टेक केयर ओवर तो द हम कर लेंगे, हम कैमरामैन से बात करके ये सेटअप जमा लेंगे। तो ऐसा करके ये एक प्रॉब्लम हुई थी। इसी तरह की प्रॉब्लम मैंने, एक फिल्म थी, मैं गुजरात में शूटिंग कर रहा था, तो जो उसकी एक्ट्रेस थी हीरोइन, वो शायद एक्स मिस इंडिया रह चुकी होंगी, और उनको सेट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, पहली फिल्म थी उनकी। अब वो जो मिस इंडिया रह चुकी थी, उन एक्टर का प्रॉब्लम ये था, एक्ट्रेस का प्रॉब्लम ये था कि उनको रोज सुबह 6 बजे एक एप्पल खाना होता था, और वो जब तक 6 बजे वो सुबह फ्रेश एप्पल नहीं खाती थी तो फिर वो टॉयलेट नहीं जाती थी, और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है फिर वो सेट पे भी नहीं आ पाएंगी। तो अब सुबह 6 बजे एक फ्रेश एप्पल लाना है प्रोडक्शन को, और वो जहां पर हम शूटिंग कर रहे थे वो शूटिंग बहुत रिमोट एरिया में थी। तो जो एसोसिएट प्रोड्यूसर जो ईपी थे उन्होंने बोला एक काम करते हैं, पूरा कंटेनर ले लेते हैं हिमाचल के, जो हिमाचल प्रदेश के जो एप्पल्स होते हैं स्टिकर वाले, और डाल देते हैं उसको फ्रिज के अंदर। अब उसमें भी प्रॉब्लम थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो फ्रिज वाला एप्पल नहीं खाती थी, उनको ठंडा एप्पल नहीं चाहिए, उनको वही फ्रेश एप्पल चाहिए। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन, कि बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि एप्पल चाहिए, सुबह 6 बजे चाहिए, और वो फ्रेश चाहिए, और ठंडा भी नहीं चाहिए। और अगर वैसे पेटी हम रखेंगे, अगर एप्पल्स की पेटी रखोगे तो वो तो खराब हो जाएंगे एप्पल तो उसके अंदर। अब ये प्रॉब्लम ईपी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और ना ही हम डायरेक्शन टीम वाले, कि अब ये करेगा इसका। तो फाइनली जो फिर एसोसिएट प्रोड्यूसर थे वो आए ऑन बोर्ड, उन्होंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम 9 बजे की बात, 9 बजे का कॉल होता है, तुम पहुंचते हो 10 बजे। तो बोली सर ऐसा ऐसा है, मुझे आज एप्पल ही 7 बजे मिला, और फिर उसकी वजह से मैं फ्रेश नहीं हो पाई, और उसकी वजह से सब लेट होता चला गया। तो सर गए कि यार आपको एक काम करते हैं ना, फ्रिज में एप्पल दे देते हैं, आप रखो उसके अंदर स्टोर करके। तो उसने बोला कि नहीं सर, मैं ठंडा एप्पल नहीं खा सकती, उससे मेरे दांत खराब हो जाते हैं, या दांत में कुछ ठंडक लग जाती है। तो फिर एसोसिएट प्रोड्यूसर ने बोला फिर हम एक काम करते हैं, हीरोइन चेंज कर देते हैं, आपकी जगह हम किसी और को ले लेते हैं। तो फिर वहां, अब ये देखिए बहुत ही बड़ा डिसीजन है हीरोइन चेंज कर देना, लेकिन ये उनकी स्ट्रेंथ है कि उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं फिर, पर हम एक काम करते हैं, वो जो आपने सेकंड थर्ड ऑप्शन जो बनाए थे उस पर हम वर्कआउट करते हैं, 2 दिन की शूटिंग रोक देते हैं, और हम सिंटा वालों को ये बोलेंगे कि इस एक्टर की वजह से हमारा 3 दिन की शूटिंग का लॉस हुआ है, और ये जो है हमें 75 लाख देंगी। अब अब ये तो उल्टा पड़ गया कि एक एप्पल जो है वो 75 लाख का पड़ गया उनको। और यहाँ पर फिर अब ये देखिए सिंटा डाल दी उन्होंने बीच में, उन्होंने कहा मैं सिंटा के चेयरमैन से बात करता हूँ कि ऐसे ऐसे आपकी एक्ट्रेस हैं, पहली बात ये जो है सिंटा की मेंबर है, दूसरी बात रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिंटा की मेंबर होने के बाद कॉपरेट नहीं कर रही है,
इनको एप्पल के चक्कर में जो है 1 घंटा हमारा खराब किया यहाँ पे। तो अब इनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट का जितना भी कॉस्ट होगा, जितना भी हमारा लॉस हुआ है, वो सारा का सारा लॉस ये बियर करेंगी, और इनका हमारा टोटल बिल बनता है 75 लैक्स। पर फाइनली देखिए अब वही होना था। फिर उसी लड़की ने बोला कि नहीं नहीं सर, अगर ऐसी कोई बात नहीं है, एप्पल की वजह से आप उतना टेंशन मत लीजिए, अगर एप्पल नहीं होगा तो कोई कोई और फ्रूट भी चल सकता है, कीवी भी चल सकता है। तो फिर वो फ्रूट जो है था उनका चेंज हो गया, और वो फ्रूट चेंज करके फिर हमने वो, फिर मॉर्निंग में हम लोग कीवी लेके जाते थे कि चलो कीवी चल जाएंगे जो भी है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम जब डायरेक्शन टीम हेल्पलेस हो जाती है, या ईपी तक की जो प्रोडक्शन लाइन है वो हेल्पलेस, तो फिर वो एसोसिएट प्रोड्यूसर को पूछते हैं कि सर, अब देखिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रोड्यूसर नहीं बीच में लाएगा, प्रोड्यूसर की नहीं है उसको, उसकी प्रोड्यूसर को पता ही नहीं है कि ये चल रहा है सेट पे, पूरा एक ड्रामा चल रहा है। तो प्रोड्यूसर ने एक बंदा छोड़ा हुआ है, एक बंदा अपना जिसको प्रोड्यूसर वाली पावर है सेट पे, वो बंदा एसोसिएट प्रोड्यूसर होता है। तो एसोसिएट प्रोड्यूसर जनरली जो होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, काफी एक्सपीरियंस होता है उनको, उनको वेब सीरीज का भी एक्सपीरियंस होता है, उनको टेलीविजन का भी एक्सपीरियंस होता है, उनको सारे फॉर्मेट्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से ही वो लोग बहुत हैवी सैलरी भी लेते हैं। वो लोग 2 लाख 3 लाख पर मंथ उनकी सैलरी होती है, और उनकी पावर होती है। और एट द सेम टाइम ये वो लोग होते हैं जो वाना बी प्रोड्यूसर्स भी होते हैं एट द सेम टाइम। इनको बहुत जल्दी ब्रेक मिल जाता है एज ए प्रोड्यूसर, क्योंकि कई फाइनेंसर्स इनके बैकअप में रहते हैं कि सर आप प्रोड्यूसर बनिए, हम आपको बैक करते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप 100 की फिल्म जो है आप 70 में बनाने वाले लोग हैं, मतलब आप बजट में बनाने वाले लोग हैं, तो आपको हम, तो ये भी एक होता है। तो ये एसोसिएट प्रोड्यूसर की मेन पावर्स होती है कि सेट पे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, सेट पे ही नहीं, बाद में जो पोस्ट प्रोडक्शन होती है, पोस्ट प्रोडक्शन की जितनी भी लैब्स होती हैं, स्टूडियोज होते हैं, डबिंग स्टूडियो अलग होता है, विजुअल इफेक्ट्स का स्टूडियो अलग होता है, डीआई करने वाले स्टूडियोज अलग होते हैं, ये सारे स्टूडियोज अलग अलग होते हैं, 7-8 स्टूडियोज होते हैं। इन सारे स्टूडियोज को पेमेंट देना, पेमेंट रिलीज करना, और डायरेक्टर को कोई दिक्कत ना हो, डायरेक्शन टीम को कोई दिक्कत ना हो, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं जनरली ये लोग जो है करते हैं। और एट द सेम टाइम जो एक्टर्स की डेट्स होती हैं उनमें भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कौन से एक्टर को कौन सी तारीख को बुलाना चाहिए, फिर ऑन वन गो में इनको आप जो है शूट कर लो, क्योंकि ये वापस नहीं आ पाएंगे, और या फिर सीजन चेंज हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको कंटिन्यूटी में। तो इस तरह से इनको काफी अच्छा आइडिया होता है शूटिंग का। तो ये जनरली एसोसिएट प्रोड्यूसर्स का जो है मैंने आपको बताया। तो प्रोड्यूसर मैं कवर कर चुका हूँ, को प्रोड्यूसर्स मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर वैसे जनरली मैंने कम देखा है। को प्रोड्यूसर होते हैं more or एसोसिएट। less kind of a assistant to the associate producer, can you say that? हाँ, एक ये हो सकता है। Kind of, वैसे तो जनरली वो ईपी हो जाते हैं, क्योंकि हम हाँ, सीधा नीचे आ जाते हैं, फिर वो ईपी हो जाता है। फिर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे प्रोड्यूसर का कोई बेटा है या उसका कोई रिलेटिव है, और वो ये चाहता है कि मैं अपने रिलेटिव को या अपने बेटे को support करो, मैं थोड़ा ट्रेनिंग दूं उसको, तो फिर वो एक असिस्टेंट रखवा देगा कि भाई आप अजीत जी आप एक काम करो, ये मेरे बेटे को भी सिखाओ, जरा अपने साथ लगाओ, सारा दिन घूमता रहता है, तो ऐसे करके। तो वो जनरली अब क्या है कि ईपी बना नहीं सकते, क्योंकि काम काज उसको आता नहीं है। अच्छा, एसोसिएट प्रोड्यूसर बना नहीं सकते क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो फिर बीच में एक असिस्टेंट वाली पोस्ट बना के उसको थोड़ा सा, या कभी कभी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर बना देते हैं कि सुपरवाइज करा इन्होंने। तो सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर पे आ जाता हूं मैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग पोस्ट है। मान लीजिए कि मैंने 4 फिल्में की हैं एज अ हिंदी बॉलीवुड प्रोड्यूसर, और हॉलीवुड की कोई टीम आ रही है शूट करने बॉम्बे में, और मैं मुझे एज ए प्रोड्यूसर काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो या तो वो लाइन प्रोड्यूसर ले लेंगे यहाँ का कोई, या फिर वो मुझे कांटेक्ट करके बोलेंगे कि सर आप सुपरवाइज कर दो पूरा बॉम्बे का शूट। सुपरवाइज मतलब आर्टिस्ट भी आप लेकर आओ, सब कुछ आप ही करो, और इवन जब उसका जो बिजनेस डील होगा वो भी हम शेयर कर लेंगे आपस में। बस आप सुपरवाइज कर दो, इंडिया का शूट सुपरवाइज कर दो, चाइना का शूट सुपरवाइज कर दो। और उसमें कुछ ऐसा रहता है कि पार्टनरशिप में भी होता है उसमें,
तो फिर सुपरवाइजिंग पर, जैसे अभी मैं बताता हूँ, हमारी कंपनी एक गुजरात में एक फिल्म शूट कर रही है, गुजराती फिल्म शूट कर रही है। हमारी कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है गुजराती फिल्मों का, या तो हिंदी बनाते रहे हैं या मराठी फिल्म बनाते रहे हैं, लेकिन गुजराती फिल्म पहली बार मिली। अब जब पहली बार गुजराती फिल्म मिल गई तो उसकी लैंग्वेज अलग है, उसका लिंगो अलग है, उसका बिजनेस पैटर्न अलग है, उसकी टेरिटरी छोटी है लेकिन बहुत हेल्दी टेरिटरी है उसकी, काफी ज्यादा रेवेन्यू आता है गुजरात से। तो उन्होंने गुजरात का ही एक प्रोड्यूसर जो गुजराती फिल्में बनाता रहा है उसको हायर कर लिया कि आप सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर है हमारे, हम पार्टनरशिप आपस में बना लेंगे, लेकिन ये गुजराती फिल्म निकालो हमारे, मतलब ये कंप्लीट कर दो क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भी एक पोस्ट होती है। जो ईपी होते हैं, ईपी कभी कभी सीधा डायरेक्टली एसोसिएट प्रोड्यूसर नहीं बन पाते या को प्रोड्यूसर नहीं बन पाते, लेकिन एक दो फिल्में वो सुपरवाइज कर लेते हैं। तो सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भी एक पोस्ट होती है जिसमें सुपरविजन रहता है। तो कुछ कुछ सुपरवाइजिंग वाला जो आदमी होता है वो बेसिकली अपने रीजनल का खेल देखता है, चाहे वो हाँ, इंटरनेशनल आदमी के लिए हिंदी का देख रहा है या राइट, इंडिया में गुजरात का देख रहा है या इंडिया में राजस्थान का देख रहा है या हाँ, साउथ का, या साउथ का देख रहा है। कोई भी जो आपका तो स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपको पता नहीं है कि वहां से लोबान कहाँ मिलेगा हाँ, और हाँ, 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 ये चीज कहाँ मिलेगी, वो उसको मतलब पता कुछ है कुछ सारा। लाइन प्रोड्यूसर के बहुत नियर होता है वो, कोई करी लेकिन वो मोर सीनियर देन, हाँ मोर सीनियर होता है बहुत, क्योंकि रीजनल फिल्म में प्रोड्यूसर है वो। अब रीजनल फिल्म का प्रोड्यूसर है, उसको आप लाइन प्रोड्यूसर का क्रेडिट देंगे तो वो उसके लिए थोड़ा वन स्टेप डाउन है उसके लिए। तो इसलिए वो कहता है यार एक काम करो, मैं हेल्प सारी कर दूंगा, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर बना दो मुझे। तो ठीक। ऐसे लाइन प्रोड्यूसर को फिर सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर बना देते हैं। लाइन प्रोड्यूसर भी एक पोस्ट बता देता हूँ, वो भी क्लास 1 में आती है। जैसे मान लीजिए हम बॉम्बे में हैं और हम दिल्ली में शूट करने आ रहे हैं। तो दिल्ली में शूट करने आ रहे हैं और हमने दिल्ली, हमारे दिल्ली के शूट का बजट है मान लेते हैं 80 लाख रुपए, 80 लैक्स। तो हमने क्या करा, सरीन एंड सरीन जी को फोन किया जो यहाँ पर हैं, मिस्टर सरीन, उनको फोन करके बोला कि 10% आप फीस ले लो, 8 लाख रुपए, और बाकी 72 लैक्स में आप शूट कर दो। अब ऐसे आदमी को हम लाइन प्रोड्यूसर बोलेंगे, कि लोकल प्रोड्यूसर, वहां का लोकल प्रोड्यूसर, करेगा मतलब वो, हाँ, लोकल आर्टिस्ट चाहिए वो दिलवाएगा, वो जो भी दिलाएंगे। लोकल खेल है वो संभाले, हाँ, परमिशन जैसे हम, चढ़ंगा है वो भी काफी हद तक राइट, वो संभाल वो लेगा, वही कर देंगे, लेकिन कॉर्पोरेट वो प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर नहीं है temporarily उस। he take care of the production of a हाँ, particular location राइट, or a city राइट, or a small town, हाँ, and he take care of all the troubles. करेक्ट, राइट। जैसे मॉरिशस में शूट करने जाते हैं तो मेरे साथ एक घटना हो गई थी। हम लोग मॉरिशस में शूट करने पहुंचे और वहां पर हमारे जूनियर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी 100। तो 100 जूनियर आर्टिस्ट हमें चाहिए थे। तो फ्लिक एंड फ्लैग एक बीच है वहां पे हम शूटिंग कर रहे थे। तो एक रात पहले, पता नहीं मेरे को दिमाग में ऐसे ही चल गया, मैंने अपने असिस्टेंट को बोला, मैंने कहा यार वो जो 100 आने वाले जूनियर आर्टिस्ट, उनकी लिस्ट तो मंगवा लो जरा। तो उसकी लिस्ट आ गई मेरे पास। जब मैंने लिस्ट देखी तो उसमें जो 70-80 नाम थे वो या तो फ्रेंच थे या निग्रोस थे, मतलब वो जो उनकी फोटो भी आए थे मेरे साथ। अब हमें वो शूट मैच करना था इंडिया के शूट के साथ। तो जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड मिक्स्ड रेसिस का हो गया था। लाइक उसमें अंग्रेज भी आ गए, फिरंगी भी आ गए, निग्रो भी आ गए, इंडियंस भी आ गए, लेकिन जो उसका कंटिन्यूटी था वो था इंडियंस का। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। तो फिर मैंने वापस फोन किया, मैंने कहा यार ये तो, इसमें तो कई सारे लोग जो हैं फ्रेंच हैं, कई सारे लोग इसमें वेस्ट इंडियंस हैं, ये क्या है चक्कर इसमें। तो उसने बोला सर यहाँ तो यही होता है, इधर तो यही वाला क्राउड है, यहाँ पे बैकग्राउंड आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, मतलब मिक्स मैच ही मिलेंगे आपको। तो फिर हमने क्या करा उस चीज को, फिर मैंने जब डायरेक्टर को बोला यार, मैंने कहा यार यहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, यहाँ पे इंडियन जूनियर आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे, इंडियन फेसेस नहीं मिलेंगे आपको, यार आपको मिक्स फेसेस मिलेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इंडियन फेसेस को आगे रखेंगे, बाकी पीछे वालों को हम, जो थोड़े से वाइट हैं जो हैं उनको पीछे रखेंगे। तो ऐसा करके हमने फिर मैचिंग करी थी, उसकी कंटिन्यूटी मैचिंग। तो अब वो जो 100 जो आए थे फिर उनकी, तो वहां पर जो हमारा लाइन प्रोड्यूसर था उसने फिर हमको शाम को समझाया, कहता सर देखिए क्या है, यहाँ पर इंडियंस हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो फिल्म शूटिंग का काम होता है उसमें जनरली इस तबके के लोग होते हैं, फ्रेंच लोग होते हैं, यहाँ के लोकल जो होते हैं, जो
जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट को पकड़ के लाए थे एक्चुअली में। यहाँ पे टूरिस्ट बन के घूम रहे हैं, 10-12 दिन के लिए टूरिस्ट हैं, चलो एक दिन शूटिंग भी देख लेंगे, बॉलीवुड भी देख लेंगे, तो उनको पकड़ के लाते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर इंडियन क्राउड नहीं मिलता है, मतलब 20-25 तक का हम ले आते हैं, लेकिन ज्यादा इंडियन क्राउड यहाँ पे मिलता नहीं है। यहाँ पे फेसेस जो हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उन्हीं को हम जूनियर आर्टिस्ट बनाते हैं एक्चुअली। और सेम चीज मैंने थाईलैंड में भी देखी है। थाईलैंड में भी जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं जनरली, वो आप उनको कभी रिपीट नहीं कर सकते नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे कोई और आएगा, क्योंकि वो तो टूरिस्ट हैं सारे के सारे। तो नेक्स्ट डे तो आपको कंटिन्यूटी में वो फेसेस नहीं लाने होते। अगर बाई चांस भी वो कंटिन्यूटी में फेसेस आ गए, तो पता चला नेक्स्ट डे तो वो टूरिस्ट था, वो तो जा चुका है अपनी कंट्री, और आपको वो वाला फेस चाहिए तो वो तो फेस मिलेगा नहीं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जब भी हम लोग बाहर जाके शूटिंग करते हैं जहाँ पर इंडियन क्राउड कम है। तो वहां पर फिर हमें थोड़ा सा ये सब चीजें हमें ऑलरेडी लाइन प्रोड्यूसर, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर्स बता चुके होते हैं कि सर यहाँ पे ये रहेगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस में आप शॉर्ट डिवीजन बनाना अपने। तो ये जो है लाइन प्रोड्यूसर जो होते हैं, मॉरिशस के अलग होते हैं, थाईलैंड के अलग होते हैं, फिजी के अलग होते हैं, लंदन के अलग होते हैं। तो वहां पर हम तो वो उस एरिया के मास्टर होते हैं। ऐसे ही बाहर से जो हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, चाइना की फिल्में आती हैं इंडिया में शूट होने के लिए, यहाँ पर भी हमको इधर भी कई सारे लाइन प्रोड्यूसर्स बॉम्बे में भी रहते हैं। तो ये जो मैंने अभी कवर किया, ये प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, ये एक 5 ये एक कैटेगरी है। मतलब ये असिस्टेंट डायरेक्टर को हमेशा याद रखना है कि ये हाई क्लास लोग होते हैं, इनसे यारी दोस्ती रखो, अच्छी बातचीत करो, लेकिन कभी भी ज्यादा ज्यादा कुछ आर्ट बोलो मत मत इनको। हाँ, ज्यादा अगर आप कुछ बोल देंगे तो ये नोट कर लेते हैं उस चीज को कि अच्छा डायरेक्शन टीम में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। उसके बाद एक सेकंड पे आते हैं हम, ईपी। तो सेकंड क्लास में ईपी जो है वो टॉप पोजीशन पे होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। ये भी एक्चुअली में प्रोड्यूसर नहीं है, ये भी एम्प्लॉय है, जैसे एसोसिएट प्रोड्यूसर एम्प्लॉय था, ये भी एक एम्प्लॉय है। ये जो एम्प्लॉय है, जो ईपी होता है, ये आप समझो कि ये डायरेक्टर का राइट हैंड है। ये प्रोडक्शन साइड से अगर हम देखें कि ये डायरेक्टर के हमेशा साथ रहता है। मान लीजिए डायरेक्टर जो है, एक हमारे पास दो तरह की रेकी होती है, एक होती है रेकी, एक होती है टेक रेकी। टेक रेकी का मतलब होता है टेक्निकल रेकी। तो टेक्निकल रेकी में 4 लोग जाते हैं, एक डायरेक्टर होता है, एक आर्ट डायरेक्टर होता है, एक सिनेमेटोग्राफर होता है, और एक ईपी होता है। ये 4 लोग जाते हैं। तो ईपी जो होता है वो समझो हमेशा शेडो बन के रहता है डायरेक्टर के साथ। डायरेक्ट मान लो कहीं पर रिकॉर्डिंग चल रही है गाने की, तो वहां पर ईपी साथ बैठता है। प्रोडक्शन टीम से जो है वो एक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एक बंदा दिया हुआ है प्रोड्यूसर ने कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ अड़चन हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप ईपी को कांटेक्ट करो। ईपी आपके साथ है 24 घंटे। तो जनरली जो डायरेक्शन टीम होती है वो ईपी के ज्यादा क्लोज होती है, वो ईपी से ज्यादा डील करती है, ईपी से ज्यादा फेमिलियर होती है, उससे ज्यादा फ्रेंडशिप होती है उसकी। ये जो ईपी होते हैं, ये जनरली यंग होते हैं, और 2-3 फिल्में किए हुए होते हैं, और बहुत डायनेमिक होते हैं, और मतलब ये इन्होंने नया मॉडर्न सिनेमा भी देखा होता है, तो काफी कुछ ये जानते हैं। लाइक जनरली 25 से 30 के बीच में ही ये लोग ईपी मैंने जनरली देखे होते हैं, और डायरेक्टर के साथ ही रहते हैं, हमेशा डायरेक्शन टीम के साथ रहते हैं। तो अब इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए निगोशिएशन, मान लीजिए कि आपने एक एक्टर को कास्ट किया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल संजय मिश्रा जी को किया आपने। संजय मिश्रा जी के मैनेजर ने बोला कि संजय जी तो आजकल 2 लाख पर डे लेते हैं। तो अब उसने बोल दिया 2 लाख पर डे लेते हैं, तो फिर जो है मतलब जो अब ये जो कोटेशन है ये ईपी के पास आती है। ईपी कहता है यार, मान लीजिए मैं कास्टिंग असिस्टेंट हूँ, कास्टिंग एडी हूँ मैं, तो मुझे बुलाकर बोलेगा यार ऐसा है, कोटेशन तो आ गई है, संजय जी का कोई और ऑल्टरनेट है क्या हमारे पास? तो और तो भैया कि ये है हमारे पास एक्ट से कुमुद मिश्रा जी है हमारे पास। अच्छा, कुमुद मिश्रा जी, अच्छा यार ये तो 3 लाख बोल रहे हैं, अब क्या करें? और कोई है? मानव कौल, अच्छा मानव कौल, चलो 1,25,000, चलो ऐसे करके। तो ये एक ईपी जो है वो, जो बजट है, बजट जो फिगर है, तो उसके बार बार आसपास उसके आसपास घूमता है वो। वो उसका मेन फोटे ये है कि डायरेक्टर को हमेशा ये हैमर करते रहना कि तुम्हारा बजट ओवर हो रहा है, तुम्हारा बजट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो वो बार बार उसको हैमर करता रहता है। तो डायरेक्टर को जो है हमेशा बजट में ही वो फिल्म कंप्लीट करके देनी होती है, और
उस हर डिपार्टमेंट का अपना एक बजट होता है, उसी में ही उसको सारे आर्टिस्ट भी कास्ट करने होते हैं। तो ईपी जो होते हैं वो जनरली बजट के अराउंड ज्यादा घूमते हैं, और इसलिए वो डायरेक्टर के साथ हमेशा रहते हैं, ताकि कहीं पर भी कोई बजट इशू हो रहा होगा तो वो डायरेक्टर को गाइड भी कर सकते हैं, और डायरेक्टर को फीडबैक भी दे सकते हैं, डायरेक्टर को बता सकते हैं कि सर ये स्टूडियो बहुत महंगा है हमारे लिए। मान लीजिए अभी बैंड्रा में एक स्टूडियो है स्प्लाइस। अब स्प्लाइस में मान लेते हैं डायरेक्टर बोल रहा है यार मुझे तो स्प्लाइस पे पोस्ट प्रोडक्शन करना है, और ईपी कह रहा है सर स्प्लाइस तो 45 मांग रहा है, मैं आपको देता हूँ ना फ्यूचर वर्क्स 35 में 10 लाख बचाते हैं ना। लेकिन डायरेक्टर बोल रहा है नहीं नहीं मुझे स्प्लाइस अच्छा लगता है। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि शायद डायरेक्टर का घर पीछे ही है, तो उसको आने जाने में दिक्कत नहीं है, तो वो उस वजह से बोल रहा होगा। या उसको ये होगा कि कुछ भी उसका जो स्प्लाइस का जो ऑनर है वो उसका दोस्त है, यार मैं तेरे को एक फिल्म दिलाएगा, तो वो उस चक्कर में पड़ा हुआ है, अपने अपने सबके कंसर्न्स। हाँ वो है। और ईपी जो है वो उस चक्कर में पड़ा हुआ है यार कि ये अजीब आदमी है यार, ये यहाँ पे महंगा क्यों ले रहा है, यहाँ पे सेटअप वही डीआई का सेटअप मैं यार इसको सस्ता दिला रहा हूँ, ये महंगा में पड़ा हुआ है। तो ये जो टसल्स होते हैं इसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर नहीं पड़ते, ना प्रोड्यूसर पड़ते हैं। ईपी का काम होता है जो रोज रेगुलर की जो चीज हो रही है वो ईपी ही जो है उसको सॉल्व कर देता है। फिर ईपी, ये जो है ईपी होते हैं ये रिकॉर्डिंग में भी मिलेंगे आपको, कास्टिंग के वक्त भी मिलेंगे आपको, ऑडिशन चल रहे होंगे वहां भी पहुंच जाएंगे, अचानक से पहुंच जाएंगे वहां पर, डायरेक्शन टीम पे वॉच करते हैं ये ये समझो डायरेक्शन टीम पे वॉच कर रहे होते हैं कि कौन कौन ढीला है, कौन टाइट है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बस बैठा हुआ है, कौन सिगरेट फूकता रहता है। ये इनको सब पता रहता है, डायरेक्शन टीम के बारे में सब नॉलेज रहती है इनको। और डायरेक्टर को भी, क्योंकि डायरेक्टर के बहुत क्लोज होते हैं, तो डायरेक्टर को हमेशा कुछ ना कुछ बात शेयर करते रहते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही, कि सर कास्टिंग का क्या चल रहा है, म्यूजिक का क्या चल रहा है, राइटिंग सर डायलॉग्स का क्या चल रहा है। हमेशा ना आपको टेंशन टेंशन में रखेंगे वो, कि जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो, जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो, क्योंकि कई बार डायरेक्टर भी 2 प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं एक साथ। तो ऐसे केस में ईपी को पता रहता है कि ये यहाँ से निकल के ना वहां चला जाता है ये, तो इसको अभी अभी से काम करा लो, इसका सारे डिसीजन मेकिंग अभी कराओ, इसके सारे फाइनल कॉल्स करा लो इसके, कि भैया कल को दिक्कत ना हो। तो इस तरह की चीजें जनरली ईपी, तो ईपी एक ऐसी पोस्ट होती है जो जो हर तरह के हर डिपार्टमेंट से डील करती है, चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो हो, रिकॉर्डिंग हो, कास्टिंग हो, या फिर फॉर एग्जांपल लोकेशन टेक्निकी हो। लाइक ए और सीमेंट ऑफ ए बिल्डिंग। हाँ एग्जैक्टली सीमेंट है, ये सीमेंट होता है। अब क्रू कॉल, क्रू 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 जो है, कौन से क्रू रहेंगे, डीओपी कौन सा रहेगा, एडिटर कौन रहेगा, क्रू जो है मतलब वो सही होने चाहिए, उनका प्रोफाइल क्या है, आईएमडीबी प्रोफाइल क्या है उनका, है उन्होंने कौन कौन सी फिल्में की हैं। ये ईपी जनरली आपको बताते रहते हैं, ऐसे डायरेक्टर को बताते रहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखिए, इस ईपी इस डीओपी को लेंगे तो आपको फायदा होगा। अभी इस वाले डीओपी को देखो, ये सारी की सारी फिल्में इसने बड़ी बड़ी करी हैं, तो इसको लाइटें भी बहुत ज्यादा लगने वाली हैं, 2 ट्रक मंगा लेगा, 4 ट्रक मंगवा लेगा ये, है। आप ऐसा कोई ऐसा डीओपी पकड़ो जो एक ट्रक में ही काम कर दे, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसे ऑप्शंस है, वो टीवीएफ के डीओपी ला के देती हूँ मैं आपको। टीवीएफ के डीओपी बहुत अच्छे होते हैं, कम लाइटों में काम करते हैं, डिजिटल लाइटों में काम करते हैं, आपकी बात भी मानेंगे ये। मतलब उसको ये है कि यार 100 की चीज है ना, उसको 70-80 में 60 में लेकर आओ, खींच के ले आओ उसको। और जनरली क्या होता है, सिनेमाटोग्राफर अगर आपने बड़ा पकड़ लिया तो आप समझ जाओ कि 4 ट्रक खड़े रहेंगे लाइटों के, तो उनको ट्रक दिखते हैं कि ये डीओपी के साथ 4 ट्रक जाएंगे, इस डीओपी के साथ 1 ट्रक जाएगा, तो उनको लाइटों का ट्रक दिखता है। तो ये थोड़ा सा उनको एक रहता है, तो ये ईपी का मेन एक कौन रोल है। खेले कम मंगवाए। ये हाँ। और सेम आर्ट डायरेक्शन में भी होता है, आर्ट डायरेक्टर, कुछ आर्ट डायरेक्टर बहुत महंगे होते हैं, और कुछ आर्ट डायरेक्टर जो होते हैं वो सेट्स को बहुत ज्यादा लेविश कर देते हैं। कुछ इनको ये भी पता होता है ईपीस को कि कौन से आर्ट डायरेक्टर के गोडाउन्स हैं अपने खुद के, और कौन से आर्ट डायरेक्टर जो है हायर करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा होता होता है। है, गोडाउन वाला या हायर वाला? महंगा होता है जो हायर वाला होता है, क्योंकि वो तो लिस्ट बना के दे देता है कि मुझे 10 प्रॉपर्टी चाहिए, फिर उसमें क्या होता है उनके कॉस्ट अलग अलग होती है, उस कॉस्ट में उनके खुद के भी रहते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं उनके। लेकिन जिसका गोडाउन होता है उसको आप बोल सकते हो यार तेरा तो गोडाउनर निकाल के ले आना है यार, क्या है तेरे को, वहां तो रखा हुआ, उस यहाँ रखा वहां रहेगा, रखा हुआ वहां रखा हुआ है, कुछ क्या पैसे दिक्कत आ है। जाएंगे थोड़े से। तेरे को टेम्पो कम दे देंगे और ऊपर से जो तेरा बनता है 100-200 रुपए दे देंगे। तो जनरली ईपी ऐसे डायरेक्टर ढूंढते हैं जिनके अपने खुद के गोडाउंस हैं, भरे हुए गोडाउंस। जैसे मुक्ता आर्ट्स जो है,
सुभाष घई जी का, उनके बहुत सारे गोडाउन्स हैं और आज भी उनके फिल्मों के जो पुरानी फिल्मों के जो प्रॉपर्टीज हैं और जो शैंडिलियर्स हैं उनके, वो आज भी कई जगह पे सेट पे लगे रहते हैं। तो ये एक, तो उसमें ईपी को थोड़ा फायदा हो जाता है कि चलो यार प्रॉपर्टी पे ज्यादा खर्चा नहीं होएगा। तो जो है, यस नितिन देसाई भी, यस। तो ये जो है मतलब एक रहता है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, इस पे आते हैं प्रोडक्शन कंट्रोलर। तो ईपी से जस्ट नीचे प्रोडक्शन कंट्रोलर होता है। प्रोडक्शन कंट्रोलर जो होते हैं वो जनरली डायरेक्टर के आसपास नहीं रहते, वो दूर रहते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोलर जो है वो थोड़ा, आप समझ सकते हो, अनक्रिएटिव पर्सन होता है। वो, उसको कुछ पता ही नहीं होता। उसको बस ये होता है कि ईपी ने जो बोला वो काम आंख बंद करके पूरा करना है। वो बस खड़ा रहता है कि हाँ सर ये करना है, ठीक है सर हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कंट्रोलर, प्रोडक्शन मैनेजर वो कैटेगरी है जो ये मान चुके हैं, ये मान चुके हैं कि वो मतलब क्रिएटिव नहीं है, उनको स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको बस ये गणित समझ में आता है, कैलकुलेशन समझ में आती है, वाउचर समझ में आती है उनको। ये वाउचर समझ में आ गया, ये बिल बुक समझ में आती है। जो मैथ्स में थोड़े उस तरफ के होते हैं, थोड़े अकाउंट्स माइंड के होते हैं, तो वो जनरली वो उसी में ही सही रहता है उनका। और उनको क्या होता है कि अब वो बहुत पहले से भी चले हुए आ रहे होते हैं, उनका ये होता है कि एक कंपनी पकड़ ली, अब इसी कंपनी से रिटायर होंगे, अब हमें और किसी कंपनी में नहीं जाना। तो बहुत लॉयल होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं ये लोग। और ये लोग जो होते हैं जनरली जो है मतलब ईपी के डिसीजंस को फॉलो करते हैं। कभी कभी अगर ईपी अवेलेबल नहीं है, अगर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाए कि ईपी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन असिस्टेंट को बोल देता है कि एक बार सर के साथ चले जाओ, जरा देख लो क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कैमरा टेस्टिंग चल रही है कहीं पे, तो कैमरा टेस्टिंग क्या होती है? कैमरा टेस्टिंग होती है जनरली, हम लोग जब फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं तो सिनेमाटोग्राफर कैमरा टेस्ट करता है और वो वेंडर को फोन करके बोलता है कि भाई मुझे ये वाला कैमरा आप भेजो, सोनी वेनिस भेजो लेट से। तो सोनी वेनिस का, सोनी वेनिस तो बहुत सारे हैं पूरे इंडिया में, अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे, मान लें 1000 कैमरे, लेकिन उनके सीरियल नंबर भी होते हैं उन कैमरास के। तो कोई एक ऐसा कैमरा जिसकी टेस्टिंग चल रही है, उसका सीरियल नंबर नोट कर लिया जाता है। तो जिस कैमरे की टेस्टिंग की जाती है उसी कैमरे को जनरली प्रेफरेबली हम लोग सेट पे भी यूज करते हैं। तो ये जो काम चल रहे होते हैं ये जनरली ईपी की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं, या प्रोडक्शन मैनेजर या जो दूसरे नीचे जूनियर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। तो ये एक हमारा कवर होता है, जो ये क्लास 2 जो हमारा होता है। क्या किसी को क्लास 1 और क्लास 2 में से कोई क्वेश्चन पूछना है जो मैंने अभी तक बताया है? नो सर, क्लियर है अभी तक। अनिकेत, शशांक, शुभम, दुर्गेश्वरी और वत्सल, क्या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी तक मैंने आपको सर एक सिली सा क्वेश्चन पूछूं क्या? सर कैन यू हियर मी? पूछो बेटा, पूछो, जो भी कुछ पूछना है पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था ना इनसे कि एक डायरेक्टर जो होता है, जो मेन डायरेक्टर है, उसका कितना कंट्रोल होता है फाइनेंसेस पे, या फाइनेंसेस कैसे कॉल फॉर करता है कि मुझे ये शॉट लेना है इतने पैसे लगेंगे, मुझे ये लोकेशन चाहिए इतने पैसे लगेंगे? तो फाइनेंस पे किस तरह से उनका कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन जो फाइनेंस कर रहे हैं और कर रहे हैं? ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हेलो, हाँ यस सर। हाँ एक सेकेंड। शॉर्ट फ्रीज हो गया आपका। जब भी कोई प्रोड्यूसर के पास कोई डायरेक्टर जाता है और उसको बोलता है कि सर मुझे ये स्क्रिप्ट डायरेक्ट करनी है, तो प्रोड्यूसर का दूसरा क्वेश्चन ये होता है, सर इसका बजट कितना है? तो बजट डायरेक्टर देता है, प्रोड्यूसर नहीं देता। हेलो, हाँ चलो चलो। हाँ हाँ। तो जो डायरेक्टर होता है वो ये बोलता है कि सर मैं जो है मतलब इस स्क्रिप्ट को 5 करोड़ में बनाऊंगा। अब आप सोचिए
कि डायरेक्टर ने जब ये बात बोल दी कि मैं इस फिल्म को 5 CR में बनाऊंगा, तो अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको पता है कि मैं 5 CR में बनाऊंगा, उसको पता है कि मैं 5 CR में बनाऊंगा। तो जो डायरेक्टर होते हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये वाली फिल्म, ये वाली स्क्रिप्ट 5 CR से ऊपर की नहीं बननी चाहिए, या ये स्क्रिप्ट 7 CR या 8 CR से ऊपर नहीं बननी चाहिए, या ये स्क्रिप्ट 3 करोड़ से ऊपर की नहीं है। ये डायरेक्टर को एक जो है एक्सपीरियंस आइडिया लग जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जब आपने ही बजट दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना बजट देना है। तो जो आपने बोला ना कि कोई शॉट महंगा है या कोई लोकेशन महंगी है, तो क्या होता है, जो डायरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टर जनरली एक अपना खुद का पर्सनल ब्रेकडाउन रखते हैं अपने पास, और उस ब्रेकडाउन में उनको ये पता होता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट को इतना और इस डिपार्टमेंट को इतना बजट अलॉट करना है। मान लो 100 रुपए का बजट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको पता रहता है कि मुझे 20 रुपए की कास्टिंग करनी है, मेरा जो टोटल बजट है उसका 20% में मुझे कास्टिंग करनी है। हेलो, हाँ, कैरी ऑन। हाँ हाँ, तो 20% में मुझे कास्टिंग करनी है। मान लो आपकी फिल्म का बजट है 5 करोड़, तो 20% कितना हो गया, 2 करोड़। अब आपको ये पता है एज ए डायरेक्टर कि मुझे 2 करोड़ में कास्टिंग करनी है। ये कॉपी गई हुई है प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर ने दे दी एसोसिएट प्रोड्यूसर को, एसोसिएट प्रोड्यूसर ने दे दी ईपी को, ईपी के पास भी वही कॉपी है जो आपने भेजी है। अब दोनों कॉपी आ गई आपके पास। अब आपको ये पता है कि मुझे 2 CR में कास्टिंग करनी है, तो ये बात ईपी को भी पता है कि डायरेक्टर ने बोला हुआ है कि 2 CR में कास्टिंग करेगा। तो ये बात उसको, बजट की कॉपी उसके पास भी गई हुई है, तो वो बजट मैच करता रहता है। वो रोज रात को बैठ के बजट मैचिंग करता है कि डायरेक्टर ने जो बोला था वो क्या उसी बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ओवर या अंडर तो नहीं जा रहा है। ये क्वेश्चन किसका था? ये क्वेश्चन जो था, जो परम सर आंसर दे रहे हैं, किसका क्वेश्चन था? आई थिंक शशांक। चलो, मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो। शशांक, अच्छा ओके। तो 20 रुपीज मतलब 100 में से 20 रुपीज की कास्टिंग, मतलब अगर मैं 5 करोड़ का बजट लेके चल रहा हूँ तो 2 करोड़ में कास्टिंग करेंगे। Answer, I'll just add something to what Param is saying, particularly Aniket and Shashank. और शिवम, सॉरी, हाँ, जिस दिन sorry, वो बात की जा रही थी बजट की, यहाँ पर आप लोग हाँ। उस दिन कटवारिया सराय में सो रहे थे, ठीक है? तो अब जो परम सर बोल रहे हैं, अब आप खोपड़ी खुजा के बजट बनाने बैठेंगे तो आपसे बनेगा नहीं। जो 2 घंटे में समझाया जा रहा था उस टाइम में, आप लोग जो है कटवारिया सराय में चद्दर ओढ़ के सो रहे थे उस दिन, क्योंकि वो क्लास मैंने ली। तो सोओगे तो भुगतोगे बेटा वहां पे। ये बात बहुत बुरी लगती है आप लोगों को, बट मैं कहता रहूंगा जब तक आप यहाँ के स्टूडेंट रहेंगे। उसके बाद नहीं कहूंगा, उसके बाद मैं ना मिलूंगा, ना ईमेल का जवाब दूंगा, ना तुम्हें कभी समझाऊंगा। उसके बाद टाइम समझाएगा आपको, जब आपसे पूछा जाएगा, प्रोड्यूसर बोलेगा अच्छा HMI की क्या जरूरत है, मल्टीपल से कर लो, 10 से कर लो, रिफ्लेक्टर से कर लो, क्या जरूरत है HMI की। अब उस दिन समझ आएगा कि हम तो सर सो रहे थे उस दिन जब नरेश शर्मा समझा रहे थे आपको। खैर, क्या जो जी। और जो तो यहाँ बजट नहीं है, विद्वान लोग जो यहाँ नहीं है, जिनको अपना बटन ऑन करने में बड़ी दिक्कत होती है, उनकी फिल्म केवल ड्रीम में बनेगी, ड्रीम सीक्वेंस के, रियल में कभी नहीं बनेगा। चलिए, तो बजट आप बनाएंगे, डायरेक्टर एक बजट बनाता है जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि ये 20% या 30% ऐसे ऐसे करके। तो मैं आपको पर्सनली एक आइडिया दे देता हूँ, अगर आप डायरेक्टर हैं तो कभी भी कास्टिंग को 30% से ऊपर नहीं देने का। अगर आपका बजट 100 रुपए है तो 30 रुपए में आपको कास्टिंग करनी चाहिए। अगर आपने 40 रुपए की कास्टिंग कर दी तो बाकी काम क्या करेंगे। तो 30% की कास्टिंग, 20% में क्रू, 40% की आपकी जो है शूटिंग, और 10% आपका प्री एंड पोस्ट। ये जो देखिए, फॉर्मूला है सर का, ये लो बजट फिल्म के लिए 5 करोड़ वाली। हाँ, जो 5 CR बड़े स्टार की फिल्मों की बजट होता है, उसका खेल अलग तरीके से चलता है। वो अलग है, वो अलग है। मोटा मोटा जो है 60-70% फिल्में इसी फॉर्मूले पे चलती हैं। तो मान लीजिए आपने, मैं 5 करोड़ का बजट लेता हूँ और 20% 30% मैंने 30% कर लेता हूँ, 30% मैंने कास्टिंग का रखा, तो 1.5 CR। अब मुझे ये बात पता है कि मुझे 1.5 CR में पूरी फिल्म की कास्टिंग करनी है, और ये कॉपी ईपी के पास भी है। तो ईपी हमेशा क्रॉस चेक करता रहेगा मुझसे, इसलिए तो ईपी निगोशिएट भी कर रहा है कि सर ये महंगा है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता है
कि जब डायरेक्टर को 1.5 सीआर में कास्टिंग करनी है तो एक एक्टर ही इसको इतना महंगा पड़ जाएगा कि इसकी बजट का मेजर रेशियो ये ले जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं क्रू पे। क्रू में जैसे हमारे पास डायरेक्टर के बाद हमारे पास डायरेक्शन टीम है, डीओपी है, एडिटर है, उसके बाद आर्ट डायरेक्टर है और कोरियोग्राफर है, एक्शन होता है हमारे पास, वीएफएक्स होता है, बीजीएम होता है एंड सो ऑन। तो हम इसको जनरली 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट में लेके चलते हैं। 20%, तो 5 करोड़ का 20% हो गया 1 करोड़। 1.5 सीआर की कास्टिंग, 1 करोड़ का हमारा हो गया क्रू। ये दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन होता है शूट। शूट बहुत महंगा होता है, लोकेशन भी होती है, लॉजिंग होती है, फ्लाई होता है, जर्नी होती है, ये सब होता है, लाइन प्रोडक्शन होता है और केटरिंग होती है। तो हम मोस्टली 40% जो होता है हमारा बजट वो हम शूट के लिए रखते हैं, 40%। तो अगर मैं 5 करोड़ का 40% निकालूं तो 2 करोड़ की मेरी हो गई इसमें शूटिंग। तो आप देखिए 1.5 सीआर की कास्टिंग, 1 करोड़ का मेरा क्रू 2.5 सीआर और 2 सीआर का मेरा शूटिंग 4.5 सीआर। बाकी 50 लाख मैं लगाऊंगा प्री और पोस्ट में। प्री में 10 लाख रुपए लगा दिए, 40 लाख रुपए का मैंने पोस्ट रख दिया। ये एक मोटा मोटा मैंने आपको बजट रेशियो बताया। ये आपके माइंड में चल रहा है और ये ईपी के माइंड में भी चल रहा है। प्रोड्यूसर को तो पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ईपी जो है वो आपके ऊपर, आपके ऊपर ड्रोन छोड़ रखा है। प्रोड्यूसर ने एक ड्रोन छोड़ रखा है आपके ऊपर, जो ईपी, जिसका नाम है ईपी। ईपी के पास आपका सारा डेटा है, सारी फाइल्स उसके पास है। अब जब भी आप कास्टिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्टर अगर आपको बोल रहा है कि सर मैं तो 90 लाख से कम नहीं लूंगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यार मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 90 लाख ये ले जाएगा तो 60 लाख में बाकी कास्टिंग कैसे करूंगा मैं। तो आप फिर सोचेंगे कि मेरी जो प्राइमरी कास्टिंग है, मेरा मेन हीरो 60 लाख का होना चाहिए। अब 60 लाख के हीरो ढूंढे जाएंगे। अब वो 60 लाख के हीरो जो होंगे वो कौन लेके आएगा? वो कास्टिंग डायरेक्टर लेके आएगा। आपको नहीं जाना है कहीं, आप डायरेक्टर हो। आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को या अपने एसोसिएट डायरेक्टर को बोलोगे कि ऐसा है यार, मेरा बजट 60 लाख का है प्राइमरी कास्टिंग का, जरा ढूंढ कौन लेके आता है। तो ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो, जिनके अलग अलग एक्टर्स के साथ अलग अलग टर्म्स होते हैं। एक एक्टर एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए 1 करोड़ में काम करता है और दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर के लिए वही एक्टर 70 लाख में भी काम करता है बिना जीएसटी। तो ऐसे कई कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। फिर वो ऑफिस में आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, फिर कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है सर देखिए मेरे पास ये आर्टिस्ट है, मेरे पास सुमित व्यास है, मेरे पास जो है लेट्स से मेरे पास आदिल हुसैन। हाँ ये क्या ये। तो ऐसे उसने बोला कि सर, फिर एक दूसरा कास्टिंग डायरेक्टर आके बोला मेरे पास भी सुमित व्यास है, मेरे पास भी सुमित व्यास है तुम्हारे पास सुमित व्यास है क्या? वो उसने तो बोला था यार, वो कह रहा है 90 लाख लगा है। 90 लाख नहीं, मैं ले आऊंगा उसको, 50 में आ जाएगा, 50 में। तो मतलब ऐसे करके अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। कोई कास्टिंग डायरेक्टर बोलेगा यार सुमित व्यास तो 1.5 करोड़ लेता है, उल्टा भी होगा। तो फिर आपको ये समझना है कि कौन से कास्टिंग डायरेक्टर से क्या डील क्रैक करनी है कि हमारा जो प्राइमरी आर्टिस्ट है वो 60 लाख में, 65 लाख में आ जाए विथ जीएसटी। क्योंकि जीएसटी का भी चक्कर होता है इसमें, कुछ 18% का जीएसटी का भी एक होता है इसके अंदर। और फिर उसके बाद एक्टर के अपने ये होते हैं कि मेरा स्टाफ आएगा। अब वो मेरा स्टाफ आएगा मतलब 20,000 25,000 का उनका खुद का स्टाफ भी होता है। तो वो सब चीजें डायरेक्टर को पता होती है, क्योंकि जब आप काम कर चुके होते हैं आपको सब चीजें पता होती हैं कि कोई एक्टर जो अब आता है उसका स्टाफ का खर्चा भी होता है और उसका जीएसटी भी लगता है और उसका जो फ्लाइंग होता है या जो उसका एकोमोडेशन होता है वो किस लेवल का होता है। चलो जी, आपका 60 लाख में एक आर्टिस्ट आ गया। फिर उसके बाद हीरोइन चाहिए आपको। आपने हीरोइन का बजट बनाया है 25 लाख। अब आप हीरोइन ढूंढने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा दीति पोहनकर है, आश्रम में किया था इसने, अच्छा मिथिला पालकर है, ये किया था। कितना ले रही हैं ये? 50 लाख, कोई 40 लाख, कोई 70 लाख, कोई 80 लाख। फिर आप वही करेंगे, फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर को पकड़ेंगे। जो कास्टिंग डायरेक्टर बेस्ट डील आपको देगा उसके साथ आप चले जाएंगे। इसके बदले में आप कास्टिंग डायरेक्टर को एक परसेंटेज देते हो, जो भी आपकी एक होती है फीस दे देते हो कि चलो भाई तुम ये फीस रखो अपनी। गया ना? आपको पता चल गया कि मैं 1.5 सीआर की कास्टिंग कर रहा हूँ,
तो 85 lakhs में मेरा हीरो भी आ गया, हीरोइन भी आ गई। तीन आर्टिस्ट हैं, लड़के की माँ, लड़की के पापा और बीच में कोई बिचौलिया, कोई एजेंट। ऐसे 3 सेकेंडरी कास्टिंग आती है। उनका आपने बजट रखा है 10 लाख 10 लाख 10 लाख, 10 लाख के 3 आर्टिस्ट। भाई क्या है भाई, मनोज पावा। अच्छा, अब वो यार मनोज पावा तो बहुत महंगे हैं, तो फिर ऐसे केस में आप बोलोगे मनोज पावा, तो फिर यार ऐसा मनोज पावा जी का ना काम सिर्फ 5 दिन का ही है। अच्छा 5 दिन का काम है, अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि वो पूरी फिल्म में नहीं जाने वाले, वो 5 दिन के लिए चाहिए मेरे को। तो फिर ऐसे नेगोशिएशन चलती है। तो ऐसे इंटेलिजेंटली आप क्या करते हो, 1.5 सीआर में पूरी कास्टिंग कर दिया, और ये आपका 1.5 सीआर। अब आपको तसल्ली होगी मेरी 1. अब आते हैं हम इसके बाद क्रू पे। क्रू में भी सेम चीज चलेगी। सिनेमेटोग्राफर आपके पास आप मिलते हैं। ट्रक किसका कम है? किसने HMI कम बोली है मंगाने के लिए? हाँ हाँ, वो ऐसे कई सिनेमेटोग्राफर्स कौन हैं। फास्ट है? कौन फास्ट है, कौन कम ट्रक मंगवाता है लाइटों के। क्योंकि ये जो प्रोडक्शन वाले होते हैं ये बड़े स्मार्ट होते हैं। इनका एक्सपीरियंस ये होता है कि जो जितने ज्यादा ट्रक मंगवाता है ना, वो उतना डीओपी स्लो है, उतना बड़ा है और स्लो है। उतना स्लो है। हाँ, तो ये ट्रक काउंट करते हैं एक्चुअली, और ट्रक से अंदाजा लगाते हैं कि कौन से डीओपी ने कितना लिया होगा और कितना बड़ा है ये। तो ऐसे क्रू भी आप ऐसे सेट करते हैं। जैसे कास्टिंग का बजट आपका था 1.5 सीआर, वैसे आपका 1 करोड़ था क्रू का, आपने वैसे सेट किया। उसके बाद आपने शूटिंग 2 सीआर की शूटिंग रखी हुई है, विच इज वेरी गुड बजट फॉर मॉडरेट बजट फिल्म्स। 2 सीआर में आप 30 दिन आराम से शूट कर सकते हो, 30 से 40 दिन बहुत आराम से आप अच्छा बड़ा शूट कर सकते हो। और फिर आप उसी हिसाब से लोकेशन भी डिसाइड करेंगे कि लोकेशन ज़्यादा कॉस्टली ना हो। लोकेशन जो है चाहे थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, लेकिन हम लोग 1 गो में ख़त्म कर लें। फिर इसमें एक और खेल भी होता है कभी-कभी, सब्सिडी। हाँ, वो भी एक सब्सिडी भी एक होता है। मैं जिसके बारे में बाद में कल मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। सब्सिडी का भी एक खेल होता है इसमें, कि आप इस स्टेट में जाएँगे तो यहाँ पर आपको प्रिविलेज मिलता है। लोकेशन फ्री मिल सकती है। वहाँ के आर्टिस्ट अगर मान लो वहाँ के डोमिसाइल होंगे तो वो फ्री मिल जाएँगे आपको। इस तरह से रहता है। तो ऐसे करके एक एक डायरेक्टर जो होता है वही प्रोड्यूसर को बताता है कि इस फ़िल्म को मैं इस बजट में शूट करके दूँगा आपको। तो बजट भी आपका है और कहानी भी आपकी है। तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो उस चीज़ को। यस। और कोई इसके अलावा? क्वेश्चन है किसी के पास? थोड़ा पीएनए के नो बारे सर, में कुछ, हाँ कौन क्या पूछना चाह रहा है? नो नथिंग सर, गो ओके, अहेड। थोड़ा पीएनए के बारे में कुछ थोड़ा और बता सकते हो कि डीसीपी वीसीपी का चक्करबाजी, थोड़ा सा उसके बारे में, या कल हाँ, बता? हाँ। थोड़ा-सा बता देता हूँ। वैसे तो पीएनए हम बॉक्स ऑफिस पे रखते हैं। जब भी कोई फ़िल्म थिएटर में आती है तो हम पीएनए रखते हैं उसके लिए। पीएनए का मतलब हो गया प्रमोशन एंड एडवर्टाइज़मेंट, जो आप होर्डिंग्स देखते हैं, या कभी आपने देखा होगा, मुझे आज भी याद है, जब थ्री इडियट्स रिलीज़ होने वाली थी, तो बॉम्बे में जितने भी रिक्शा थे, ऑटो रिक्शा, बॉम्बे में जितने भी ऑटो रिक्शा थे, उनके पीछे लिखा रहता था थ्री इडियट्स। जितने भी ऑटो रिक्शा थे। तो मुझे समझ में नहीं आया था ये थ्री इडियट्स क्यों लिखा हुआ है? मुझे बाद में पता चला कि ऑटो रिक्शा में पीछे 3 पैसेंजर बैठते हैं। जो पीछे 3 पैसेंजर बैठते हैं उसके लिए थ्री इडियट्स लिखा हुआ है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था। जब फ़िल्म का प्रमोशन शुरू हुआ, ट्रेलर आया, तब मेरे को लगा अरे ये थ्री इडियट्स वो है। वो मुझे बाद में क्लिक हुआ कि अच्छा ये एक तरीका है इनका। तो उन्होंने ऑटो रिक्शा से प्रमोशन शुरू किया था। ट्रेलर बाद में दिया था उन्होंने। फिर जब ट्रेलर आया तो लोगों को पता चला कि वो जो ऑटो रिक्शा में पीछे 3 लोग बैठते हैं, वो थ्री इडियट्स वो नहीं है। वो थ्री इडियट्स फ़िल्म का नाम थ्री इडियट्स है। तो ऐसे कुछ वो लोग प्रमोशन शुरू करते हैं आइडियाज। कभी। हाँ, जैसे आजकल मोशन पोस्टर भी आ गया है, वो भी एक तरीका होता है। कपिल शर्मा का रियलिटी शो है, वो पीएनए कैटेगरी में आता है हमारा। तो इस तरह के मोशन अलग-अलग पोस्टर तरीके। मतलब the poster which keep changing in the cinema हुँ। halls outside the that venue where you have your coffee and snacks. Is it that हाँ, वहाँ motion पे poster? कुछ चेंज होता रहता है, या कुछ उसमें मान लीजिए मैं स्मोक कर रहा हूँ तो धुआँ निकल रहा होगा। ठीक। बाकी तो मेरा सही सेम होगा, स्टैटिक होगा, धुआँ निकल रहा होगा। पीछे ऐसे कुछ घूम रहा डिस्को होगा। लाइट चल रही होगी, समथिंग लाइक दैट ऐसा। 2-3 चीज़ें उसमें मोशन में रहती हैं, बाकी सब स्टैटिक होता है। जिफ जैसा कुछ फीलिंग देता है वो। Correct.
तो ये हुआ उसके, तो ये पीएनए जो होता है, जैसे पीएनए छोटे बजट की जो फिल्म होती है, जैसे हम लोग 5 करोड़ के आसपास की फिल्म की बात कर रहे हैं, इसके अंदर टेलीविजन के ऊपर प्रोमो रिलीज करना कितना इंपॉर्टेंट है? क्या बिना प्रोमो रिलीज किए भी लोग अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पैदा कर सकते हैं यूजिंग द डिजिटल मीडियम, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ट्विटर तो छोड़ दीजिए, वो थोड़ा एलीट हो जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप वगैरह, ये सब मिला मिलू के क्या विदाउट टेलीविजन प्रोमो भी आप हाइप पैदा कर सकते हैं और अच्छा कलेक्शन आ सकता है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि हाँ टेलीविजन बहुत पैसा खा जाता है। हाँ, टेलीविजन बहुत पैसा खाता है, राइट। हाँ, इसमें मेरे को 2 एग्ज़ाम्पल याद आ रहे हैं। एक फ़िल्म है फ़िल्मिस्तान करेक्ट, और एक फुकरे। करेक्ट। ये दोनों फ़िल्में का मैंने टीवी में कभी कोई देखा नहीं था एक्चुअली में, ज़्यादा देखा नहीं था इनका। बट था, कम सेंस था था, बहुत, कम हाँ, था। बहुत कम था। और मुझे तो आज भी याद है, फुकरे जो थी उसकी होर्डिंग तो देखता था मैं, लेकिन फुकरे मोर और लेस सोशल मीडिया और माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा चली। करेक्ट, फ़िल्मिस्तान के साथ भी ऐसे ही हुआ था। फ़िल्मिस्तान का तो होर्डिंग मुझे लगता है शायद लगाई पीवीआर में जहाँ-जहाँ, हाँ, बहुत कम 1-2 जगह पे देखे थे मैंने। लेकिन उन्होंने होर्डिंग 2 महीने पहले लगा दी थी। बिकॉज़ ये अच्छी फ़िल्मिस्तान जो फ़िल्म थी, बिकॉज़ बिकॉज़ जनरली तो 30 दिन पहले से ज़्यादा नहीं होता है। 20 हाँ, दिन पहले उसका होता है, मतलब मोर और लेस तो। मोर और लेस उसका कारण ये था कि फेस्टिवल में फ़िल्म आ चुकी थी और कई जगह पे फ्लावर्स लग चुके थे इसको। तो उनकी होर्डिंग में वो जो फ्लावर्स लगे होते हैं, तो थोड़ा-सा उनको ये था कि हम पहले से ही शुरू कर देते हैं। फ्लावर समझ तो रहे हो जो क्या है ये फ्लावर? ये वो फूल नहीं है वो वाला, ये हाँ, फ्लावर जो हाँ, है सॉरी। फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड्स का जो गोल गोल होता है उसको हाँ, फ्लावर हाँ। बोलते हैं। हाँ, वो ऐसा गोल फ्लावर्स, बना होता यस। है जो सरदारों का जो होता है ना, वो जो वो गोला सा जो होता है हाँ, हाँ, हाँ। फूल का एक गोला सा वैसे जो होता है, वो दैट इज कान फिल्म फेस्टिवल राइट, का जो वो जो होता है, लोगो होता है वो लोगो कि टाइप भई होता है, हाँ, फिल्म लोगो फेस्टिवल टाइप का होता लोगोज है ऑफ वैरायटी ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल। तो उनको ये था प्रोड्यूसर को, जो उसके प्रोड्यूसर थे, सैटेलाइट पिक्चर्स नाम था उनका प्रोडक्शन कंपनी का, कि हमारे को ये था यार कि हमारी फ़िल्म में कोई एक्टर तो था नहीं, बड़ा स्टार कोई था नहीं। तो हम यही चाह रहे थे कि लोग वो देखें फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये क्या हैं? तो उसमें लोगों को टाइम लगेगा क्योंकि नई तरह का प्रमोशन था कि सिर्फ फ्लावर्स के बेसिस पे ही फ़िल्म को प्रमोट कर रहे हैं वो। बट नॉर्मली बॉम्बे में ये माना जाता है कि जो फिल्म फिल्म फेस्टिवल टाइप की होती है उसके लिए लोग देखने नहीं जाते हैं, लोगों का ये मानना है जो हाँ, मैंने सुना। लोगों का ये मानना है। इज ये इट लोगों का ट्रू? मानना है। हाँ, जनरली ऐसा होता है, लेकिन लेकिन जैसे मसान है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो कांस का एक थोड़ा सा अलग चक्कर हो सकता है, जैसे फॉर हुँ, एग्जांपल आई अनदर कोट बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। जैसे हुँ, हुँ। अमित कुमार की जो फिल्म थी मॉनसून शूट आउट, उसमें नवाज भी था, उस साल हाँ, और भी फिल्म भी गई थी नवाज की, कांस में वो भी थी, बट कान फिल्म फेस्टिवल के बावजूद भी उनको 2 साल लग गए फिल्म को रिलीज करने। हाँ, राइट, राइट। आई थिंक अभी अगर हम कान इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस फेस्टिवल, कांस इज इक्वल टू 10 अदर छोटा छोटा गोला वो हाँ, बम है, एटॉमिक बम है, हुँ। और ये छोटे मोटे पटाखे हैं। हाँ जी, हाँ, इसमें वही है ना, कांस लोकल पब्लिक को पता नहीं है कांस क्या है, अभी भी। लोकार्नो या जो आप तो जाते ही रहते हैं। मुझे लगता है हम फेस्टिवल्स भी हमने कहीं जॉइन साथ-साथ हमने अटेंड भी किए हैं। तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज तो आपको है फेस्टिवल्स की। पर ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये जो जितने भी फेस्टिवल्स हैं, ये फेस्टिवल्स का ना तो आम जनता को लेकर कुछ एक्साइटमेंट होता है और ना ही जो है मतलब, लेकिन जो ये ओटीटीज़ होते हैं, ये जो अब स्टार्ट हुआ है, करेक्ट, इनको रहता है। इनको है। इनको रहता है। तो आपका डिजिटल जो बिज़नेस है वो बढ़ जाता है उसमें। वो प्रेफ़र करते हैं ऐसी फ़िल्में क्योंकि आपका ऑडियंस अब पूरा ग्लोब हो गया। हाँ। सिर्फ़ और इंडियन फिर वो एलीट भी आ गया उसके अंदर, थोड़ा पढ़े क्वालिटी लिखे पे लोग है। जो थोड़ा, हाँ। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेना चाहता हूँ एक फ़िल्म का जिसका नाम है भस्मासुर, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। वो फ़िल्म बहुत कम कॉस्ट में बनाई गई थी और बहुत ह्यूज प्रॉफ़िट में बेची गई थी। कॉल्ड भस्मासुर। भस्मासुर। उसमें कोई भी नोन आर्टिस्ट नहीं है। कहानी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, बस उसी के बेसिस पे ही वो पूरा जो है मतलब उन्होंने किया और रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि रिकवरी आपको 200% की हो चुकी है, अब आप क्या करोगे रिलीज़ करके उसको? करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है कि आप बिना बॉक्स, अभी रुद्र आ रही है, वो भी इसी फॉर्मेट में है, उसको उन्होंने रिलीज़ नहीं किया, उसको अंडर टेबल ही उसको बेच दिया, ऐसा करके, और वो रुद्र में प्राइम कौन वीडियो है? पे आ रही है। कौन अजय एक्टर है? देवगन। रुद्र में एक्टर कौन है?
आई थिंक अजय देवगन है उसमें। तो वो तो बड़ा बड़ा खेल हो गया ना फिर। हाँ, बड़ा हो गया। वो लोग तो खैर अच्छा, भी कर सकते ए, तो वापस से मेरा जो है 3% हो गया अभी। हैं। तो कल का हम कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। दूध का हिसाब नहीं चल रहा है यहाँ पे 250 ग्राम और 200 ग्राम। यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। ग्राम किलोग्राम के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। सो डजंट मैटर। एनीबडी हैज ए क्वेश्चन यू कैन आस्क इट, हाँ, अदरवाइज एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, पूछ ले जल्दी से, जब तक बैटरी है। जब तक है जान जाने जहां। I will answer. Anyway, these people are done, I think, or somebody has a question. Yeah, so हेलो, हाँ जी। बोलो। hello, so you have pitched that your series to Disney Plus Hotstar. So did you sell it on like a pay-per-view basis, or your producer just got like a total amount including revenue plus profit? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, अपनी शॉर्ट Okay. फिल्म पे बोलो। अपनी, अच्छा, शॉर्ट फिल्म का इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल में रहेगा, तो कल कल डिस्कस तो करेंगे। कल के दिन कल 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 चलेगा पहला चलेगा। हम यही उठा लेंगे, इसी को उठा पहले लेंगे। इसी से Sure, चलो। चलिए, so we'll wrap it up for today. Thanks, Param, and it was ठीक। enlightening for me as well as our esteemed guest students who took the pain to be here. Most of them are absent. 3 were absent, 2 are here, but 2 is good और number. जिन्होंने बजट का सेशन आपको मिस किया, आई थिंक वो एक बड़ा लॉस है, कोई बात क्योंकि नहीं, डायरेक्टर वो को सीख बजट जाएंगे। का बॉम्बे जाके बजट ही सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। वहीं बैठेंगे, वहीं एक्सेल पे इनको 1 महीने में बजट समझ आएगा। यहाँ पे शायद 2 घंटे में आया था, बट कोई बात नहीं। दे लाइक टू डू इट एट ए रिलैक्स्ड मैनर। सो नॉट अ प्रॉब्लम। ग्रेट, सो विल सी यू टुमारो।